हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो वैसे जैसा कि आप जानते हैं कि हमने कल क्या था मोमेंट ऑफ इनर्शिया के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर कर लिया था एंड हमने देखा था कि क्वेश्चंस को किस तरह से क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है और उन क्वेश्चंस को किस तरह से हमें अटेम्प्ट करना है। ठीक है, सो टुडे व्हाट वी गोना डू इज वी गोना स्टार्ट अ न्यू चैप्टर जिसका नाम क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स आफ्टर वर्क एनर्जी पावर। क्योंकि अगर वो ग्रेविटेशन आता है आपको, जैसे प्रीवियसली भी मैंने मेंशन किया है कि इफ यू नो वर्क एनर्जी पावर, आपको ग्रेविटेशन आता है, आपको ग्रेविटेशन आता है, आपको एसएचएम आता है, आपको एसएचएम आता है, आपको इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म आता है। आपको अगर ये सब चैप्टर्स आते हैं तो ऑलमोस्ट आप 50% सिलेबस को आपका कवर हो चुका होता है यहीं पे। ठीक है, इनफैक्ट आपको वो भी आता है, थर्मल प्रॉपर्टीज भी आता है और साथ में करंट इलेक्ट्रिसिटी, सब चैप्टर्स आपके जो है ना आपस में लिंक है। ठीक है, तो वर्क एनर्जी पावर हम अच्छे से कर चुके हैं। सो नाउ वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर व्हिच इज आवर ग्रेविटेशन। ओके, सो ग्रेविटेशन को अगर हम शुरू करने से पहले मैं आपको इसमें एक बात आपको और बता दूं। ग्रेविटेशन में जैसे जब आपने मुझसे पढ़ना शुरू किया था, तो एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आपको एक बात कही थी कि देयर आर सम चैप्टर्स जिसकी डेरिवेशंस आपको आनी चाहिए। ठीक है, डेरिवेशन आने से मेरा मतलब ये नहीं कि आपको ये जैसे थियोरेटिकल पेपर में देखा तो कैसे करते हैं वैसे नहीं, आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि डेरिवेशन को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। और दिस इज वन ऑफ द दोस्त चैप्टर की जिसकी डेरिवेशन आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए अब इस चैप्टर को शुरू करते हैं। पहले हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। इसके सिलेबस में क्या था, पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, वेरिएशन विद एल्टीट्यूड एंड डेप्थ है, कैप्लर्स लॉ है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एस्केप वेलोसिटी, मोशन ऑफ अ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी, टाइम पीरियड एंड एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ये आपके सिलेबस में पार्ट में कवर होता है। ठीक है, सो ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना हम इस चैप्टर को क्या करते हैं, शुरू करते हैं ताकि हम इस सिलेबस को जल्दी से कवर कर पाए। ठीक है, तो ग्रेविटेशन शुरू करने से पहले ना आपको दो तरह की चीजों के बारे में पता होना चाहिए, दो तरह के मॉडल्स के बारे में पता होना चाहिए। बेसिक आइडिया एक सेकंड में, मतलब लाइक 10 से 15 सेकंड में चीज कवर हो जाएगी। एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए कि एक था जियोसेंट्रिक मॉडल होता है, हेलियोसेंट्रिक मॉडल होता है। जियोसेंट्रिक जहां पे आप ये बोलोगे कि अर्थ जो है सेंटर में थी यूनिवर्स के और बाकी चीजों के आसपास घूमती थी। हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक का मतलब क्या है कि सन सेंटर में है, बाकी सब चीजें उसके आसपास घूमती हैं। आपके लिए इसकी नॉलेज काफी है। ठीक है, अब ग्रेविटेशन को समझने से पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि मतलब प्लैनेट जिस तरह से घूमते हैं वैसा घूमते क्यों है, और उस चीज की एक्सप्लेनेशन देने के लिए हमारे पास सबसे पहले जो काम हुआ था, मतलब वन ऑफ द मोस्ट प्रोफाउंड वर्क जो इस चीज में किया था वो थे केपलर आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं केपलर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में। ठीक है, तो हम सबको पता है जो केपलर के लॉज हैं, केपलर्स लॉज जो है वो तीन लॉज हैं। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन, वो कितने लॉज हैं हम सबको पता है, वो तीन लॉ है। एक फर्स्ट लॉ आता है, सेकंड लॉ है, थर्ड लॉ आता है। तो हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की। फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की बात करने वाले हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, इस लॉ को हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। लॉ ऑफ ऑर्बिट के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है, ग्रेविटी सॉरी केपलर्स का फर्स्ट लॉ यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट आपको क्या कहता है कि हर प्लेनेट जो होगा सन के अराउंड घूमेगा, किसमें, एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में, और इस तरह से घूमेगा कि सन जो होगा उसके एक फोकस पे होगा। एक फोकाई में होने का मतलब ये है कि इलिप्स के ना दो फोकाई होते हैं, F1 मान लो, F2 मान लो, ABCD जो भी आपको मानना है, उन दोनों में से एक पे सन होगा और उसके अराउंड जो होगा, उसके अराउंड प्लेनेट जो होगा इलिप्टिकल ऑर्बिट में आपको घूमेगा। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन तो चलो ये तो बन जाएगा कि किस तरह के ऑर्बिट में घूमता है, कौन सा लॉ है। साथ साथ में यहाँ पे ये भी बनेगा कि ये जो लॉ ऑफ ऑर्बिट है किस लॉ की एप्लीकेशन है। तो याद रखिएगा जो केपलर का फर्स्ट लॉ है दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ, दैट इज एन एप्लीकेशन ऑफ इनवर्स स्क्वायर लॉ। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी, किसकी एप्लीकेशन है वो, इनवर्स स्क्वायर लॉ की एक एप्लीकेशन है। ठीक है, तो यहाँ से इसके ये अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, इसके अलावा यहाँ से आपको क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी नहीं है। सेकेंड चीज आपके पास आती है वो है आपके पास केपलर सेकंड लॉ। सेकंड लॉ ऑफ केपलर, इसको सेकंड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। लॉ ऑफ एरियाज हम जिसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ एरियाज। ठीक है, अगर हम लॉ ऑफ एरियाज की बात करें तो लॉ ऑफ एरियाज क्या बोलता है, लॉ ऑफ एरियाज आपको ये बोलता है कि जब भी कोई प्लैनेट जो होता है, किसी सच कोई प्लैनेट जो है अगर वो सन के अराउंड घूम रहा है तो वो इस तरह से घूमता है कि वो इक्वल एरिया को कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि इस बात का मतलब क्या है कि उस प्लैनेट की क्या है, एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। एरियल वेलोसिटी इज कांस्टेंट। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। लॉज हम लिख नहीं रहे, लॉज आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इस लॉ को समझने के लिए ना थोड़ा इसकी इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए हम क्या करते हैं, डायग्राम के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसको समझने से पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे एलिप्स को बनाएंगे। हमने एलिप्स बनाया, ठीक है,
ये इस तरह से है और यहाँ पे इस तरह से है। हम अज्यूम कर रहे हैं कि प्लैनेट में जो आपका सन है, सन कहाँ पे लोकेटेड है, आपका यहाँ कहीं लोकेटेड है। ओके, अब हमें ये क्या कह रहा है कि जब भी कोई प्लैनेट जो है सन के अराउंड घूमेगा तो इस तरह से घूमेगा कि वो इक्वल एरियाज को कवर करे इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इसमें समझने से पहले लेट जैसे प्लैनेट जो है पहले पॉइंट ए पे था, ये मान लीजिए पॉइंट पी मान लीजिए इसको, ठीक है। ए और पी क्या है उसको भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अगर हम इसकी बात करें तो लेट अस अज्यूम कि एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम में जो प्लैनेट की पोजीशन थी वो पहले यहाँ पहुंची, उसके बाद वो प्लैनेट यहाँ पहुंच गया, ठीक है। तो अगर हम इसको थोड़ा लाइंस के थ्रू प्लॉट करने की कोशिश करें, पहले यहाँ से यहाँ पहुंच गया। लेट अस सपोज दिस इज योर P1, दिस इज योर P2। उसके बाद क्या हुआ, प्लैनेट थोड़ा आगे बढ़ा और धीरे धीरे करके वो जो प्लैनेट है वो कहाँ पहुंच गया, ये रहा P3 पे गया और P4 पे गया, ठीक है। ये आपकी पोजीशन है प्लैनेट की, ठीक है। तो लॉ ऑफ एरियाज के अकॉर्डिंगली ये कहता है कि जो प्लैनेट की पोजीशन जो है ना वो इस तरह से है, प्लैनेट की स्पीड इस तरह से। लॉ ऑफ एरियाज का मतलब ये है कि अगर लेट जस्ट से कि इन टाइम टी इंटरवल की अगर हम बात करें कि प्लैनेट पहले P1 से P2 पे गया और उतनी टाइम इंटरवल में P3 से P4 में गया, तो इस टाइम इंटरवल में प्लैनेट ने क्या किया, सेम एरिया कवर किया, सेम एरिया कवर किया। आई होप ये बात क्लियर होगी, फिर से रिपीट करता हूँ। इक्वल एरिया इंटरवल्स ऑफ टाइम का मतलब ये है कि अगर मैं एक सेट टाइम इंटरवल ले लूं जिसमें प्लैनेट ने पहले P1 से लेकर P2 कवर किया, फिर बाद में आगे जाके उसी इंटरवल में P3 से P4, उस इंटरवल का मतलब जैसे पहले 5 से 6 सेकंड का इंटरवल कितना, 1 सेकंड का, उसका 8 से 9 का सेकंड कितना, एक इंटरवल का। तो उसमें क्या है, उसने इक्वल एरियाज को कवर किया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये होता है आपका लॉ ऑफ एरियाज। आपसे यहाँ पे पूछा जा सकता है कि लॉ ऑफ एरियाज का मतलब क्या है, मतलब इसमें ये एप्लीकेशन किसकी है। तो आपको ये समझना पड़ेगा जो ये आपका लॉ ऑफ एरियाज है ये आपकी एप्लीकेशन है कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की। यह एप्लीकेशन है किसकी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। किस चीज की एप्लीकेशन है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम की एप्लीकेशन है। और इसको आपको समझना पड़ेगा, यहाँ से आपका न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है और यहीं से आपका वो भी बन सकता है, ठीक है। अब कंसेप्ट क्वेश्चन पे अब यहाँ पे मैं आपको एक बात और बता दूं जो थोड़ा सा मिस हो गया। जो पॉइंट नियरेस्ट होता है सन के, द पॉइंट नियरेस्ट टू सन, उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन, उसको हम बोलते हैं पेरीहीलियन। पेरीहीलियन को हम पी से डिनोट किया हुआ है यहाँ पे, जो ग्रीन कलर में आपको पी दिखाई दे रहा है, पेरीहीलियन। उसको याद करने का तरीका होता है पी फॉर पास, पास में जो चीज है पेरीहीलियन। उसी तरह से जो दूर है, जो पॉइंट जैसे यहाँ पे पॉइंट ए है उसको हम क्या बोलते हैं, एपहीलियन बोल देते हैं। इसको ए से कर लेंगे और पी का ऑपोजिट जो अवे है इसको हमने ऐसे याद किया हुआ है, ठीक है। याद करने का तरीका क्या, बच्चे कंफ्यूजन में चले जाते हैं, पी फॉर पास और ए से अवे, जो दूर है वो वैसा हो जाएगा। अब इसी चीज में हम आगे कंटिन्यू करते हैं। सेकंड लॉ में हमें ये पता लगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे ये लॉ बेस्ड है, ठीक है। अब इसमें का मतलब ये हुआ कि जितना उसकी प्लैनेट की पोजीशन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो हमें ये पता है कि एंगुलर मोमेंटम दोनों का सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि mvp ऑफ rp विल बी इक्वल टू mva ऑफ ra, ठीक है, क्योंकि लीनियर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बेस्ड है तो L इज इक्वल टू mvr होता है। ये चीज क्लियर होगी। इसका मतलब ये हुआ कि vp ओवर va विल बी इक्वल टू ra ओवर rp। अब इसका सिग्निफिकेंस समझते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका असर्शन एंड रीजन बहुत अच्छा बन सकता है। क्या बहुत अच्छा बन सकता है, आपका असर्शन एंड रीजन यहाँ से बहुत अच्छा बन सकता है। vp ओवर va इज इक्वल टू ra ओवर rp होगा। इस बात का मतलब ये हुआ कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। समझाने के लिए बता रहा हूँ, v इज प्रोपोर्शनल टू 1 बाय r। इस बात का मतलब ये हुआ कि जब आप पास में हो, व्हेन यू आर नियर टू द सन, यानी कि जब आप पेरिहिलियन के पास पास हो, तो आपकी स्पीड क्या होगी, स्पीड विल बी मोर। और जब आप दूर हो, जब आप एपीलियन पे हो, जब आप दूर हो, स्पीड आपकी ज्यादा होगी, स्पीड विल बी, सॉरी, स्पीड विल बी लेस,
ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्वेश्चन यहाँ से ये बनेगा कि पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि इन ये इक्वल एरियाज को कवर क्यों कर पा रहे हैं इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में। वो इसलिए कर पा रहे हैं क्योंकि उनकी स्पीड्स डिफरेंट है। जब वो पास में है तो उतना एरिया कवर वो कम स्पीड में कर रहा है, और जब वो दूर है तो उतना एरिया वो ज्यादा स्पीड में कवर कर रहा है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है ना, लेट जस्ट से कि ये आपका एरिया A1 है और लेट ये सपोज ये एरिया A2 है। तो अकॉर्डिंग टू केपलर सेकंड लॉ, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ A1 क्या होगा, किसके बराबर होगा, A1 विल बी इक्वल टू A2। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज स्पीड्स आर डिफरेंट, स्पीड्स आर डिफरेंट। स्पीड्स डिफरेंट किस तरह से है, वो स्पीड्स डिफरेंट इस तरह से है कि जब वो पास में है तो तेजी से चल रहा है, तो जब वो पास में है वो धीरे चल रहा है। उल्टा बोल रहा हूँ ना, हाँ, क्योंकि देखो ना स्पीड ज्यादा है, ये अगर देखो v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, अगर r कम है तो v ज्यादा होगा, यानी कि पास में है तो स्पीड ज्यादा होगी, अगर दूर है तो स्पीड कम होगी। ठीक है, तो आई होप ये बात आपकी क्लियर होगी यहाँ पे। अगर कंफ्यूजन हो जाए कहाँ तेज कहाँ ज्यादा होगा, तो उसको समझने के लिए आपको बस यही याद रखना है कि v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r। ये सिर्फ यहीं पे वैलिड है और कहीं नहीं है। हम तो ऐसा मत करना कि कहीं पे भी लगा v इज प्रोपोर्शनल टू 1/r, तो यानी कि जब वो पास में है तो यानी कि v की वैल्यू ज्यादा कब होगी, जब r छोटा होगा, यानी कि जब वो पास में है तो स्पीड ज्यादा है, और जब वो दूर है, जब r की वैल्यू ज्यादा होगी तो v कम होगा, तो इसका मतलब जब वो दूर है तो स्पीड क्या होगी, कम होगी। ठीक है, तो ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी यहाँ पे। ठीक है, इसी चीज को आप कंटिन्यू करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है आपका वो क्या है, थर्ड लॉ, केपलर्स थर्ड लॉ। हम बात करने वाले हैं केपलर्स थर्ड लॉ की। अगर हम थर्ड लॉ की बात करें, थर्ड लॉ जो होता है वो क्या होता है, लॉ ऑफ पीरियड्स, उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड्स। लॉ ऑफ पीरियड क्या बोलता है कि टाइम स्क्वायर किसका, टाइम स्क्वायर ऑफ रेवोल्यूशन टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। आई होप ये बात क्लियर होगी होगी आपकी। ठीक है, तो ये फॉर्मूले के बेसिस पे आपका न्यूमेरिकल बहुत अच्छा बनता है, न्यूमेरिकल यहाँ से आ जाता है आपके लिए। ठीक है, और एक चीज आपको और याद रखनी है कि जो आर ए ओवर आर पी है, इसको मैं इसेंट्रिसिटी से रिलेट कर सकता हूँ 1 + e 1 - e। ये रिजल्ट आपने याद रखना है। कई बार इसके बेसिस पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं। ठीक है, इसमें फिर आपके आपके टॉप बुक में जो है वो रिडक्शन ऑफ कैपिटल्स लॉ है, वो सब आपके काम की चीजें नहीं है। फिर आता है आपके पास जो हम इसको कंटिन्यू करेंगे, इसके हम डायरेक्टली टॉपिक जब पे आप जाते हो वो है आपके पास ग्रेविटेशन। आपके पास जो नेक्स्ट टॉपिक जो हम स्टडी करने वाले हैं वो क्या है, ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन की अगर हम बात करें, अब हम मेन टॉपिक पे पहुंचने वाले हैं जिसका नाम क्या है, सबसे पहले हम शुरू करने वाले हैं ग्रेविटेशन की बात करने वाले हैं। तो ग्रेविटेशन क्या होता है, अगर हम ग्रेविटेशन की बात करें तो ग्रेविटेशन क्या होता है, ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। वर्ड इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे याद रखिए, ग्रेविटेशन क्या है, इट इज एन अट्रैक्टिव फोर्स है। कैसी फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स है बिटवीन एनी टू बॉडीज, बिटवीन एनी टू बॉडीज इन यूनिवर्स। यानी कि जितनी भी बॉडीज है उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स आपको लग रही है उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशन बोल देते हैं। ठीक है, ग्रेविटेशन के बारे में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, नंबर वन तो ये हो गया। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए कि क्या ग्रेविटेशनल फोर्सेस क्या होती है, वो वीकेस्ट फोर्सेस है नेचर में, वीकेस्ट फोर्सेस इन नेचर, ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि चार फंडामेंटल फोर्सेस है ना, तो चारों फंडामेंटल फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, बिकॉज दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स, because this is an attractive force, you must remember this thing, attractive forces जो होगा, तो जब इसको वेक्टर नोटेशन लिखेंगे तो साइन नेगेटिव साइन इज यूज्ड, नेगेटिव साइन विल बी यूज्ड। तो यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर कि कभी भी किसी फोर्स के साथ अगर वेक्टर नोटेशन में नेगेटिव साइन आ रहा है, दैट मींस द फोर्स इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि अट्रैक्टिव फोर्सेस को वेक्टर फॉर्म में शो करने के लिए हम नेगेटिव साइन को यूज करते हैं। वो जब आप उसको सॉल्व करते हो तो वो अपने आप ही वैसे नेगेटिव साइन निकल के आ जाता है। तो नेगेटिव साइन होने का मतलब क्या है, फोर्स कैसी है आपकी, अट्रैक्टिव है नेचर में।
ठीक है, इसके बाद हम जाएंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में। न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। अब इसमें ना आपको एक चीज का ध्यान रखना, बिफोर लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम शुरू करें, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना कि ग्रेविटेशन की ना इंपॉर्टेंस आप अपने हाथ से याद कर लेना। इंपॉर्टेंस क्या है ग्रेविटेशन की? पहली इंपॉर्टेंस ये है कि ऑल्दो दिस इज द वीकेस्ट फोर्स, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन द यूनिवर्स। फॉर एग्जांपल इट हेल्प्स इन द जनरेशन ऑफ स्टार्स, इनिशिएटिंग द बर्थ ऑफ स्टार। आपके यूनिवर्स के एंटायर स्ट्रक्चर को ये कंट्रोल करती है। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। तो ये बेसिक चीज है, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रेविटेशन, जो आपको पता होना चाहिए। ऑल्दो वी रिमेंबर दैट दिस इज द बिगेस्ट फोर्स ऑफ द आउट ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस, येट it is an important force because क्यों है important force? Because it helps in the it is maintaining the stability of the universe. कैसे? जैसे proper distance पे maintain करते हैं, it also plays an important role in initiating the birth of stars. So these are some important points जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको ये बोलता है कि एवरी बॉडी इन यूनिवर्स जो होगी वो अट्रैक्ट करेगी एवरी अनदर बॉडी इन द यूनिवर्स इन सच अ वे दैट द फोर्स बिटवीन them such that the force between them is directly proportional to product of their masses separated by and inversely proportional to the square of distance between them and square of distance between them। ये है आपका ग्रेविटेशनल न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा दूं तो मेरे पास निकल के आता है F इज इक्वल टू जी m1 m2 ओवर r का स्क्वायर। अगर हम इसकी बात करते हैं ये इसके बराबर आता है, सो सॉरी, ये इसके बराबर आता है। ठीक है, तो इस चीज को आपने ध्यान में रखना है यहाँ पे। ठीक है, जब आपके पास ये चीज यहाँ पे निकल के आती है F इज इक्वल टू जी एम वन एम आर टू का स्क्वायर, यहाँ पे जो आप जी की वैल्यू को यूज कर रहे हो तो आपसे पूछेगा कि जी क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है। इसकी वैल्यू आपको इसके यूनिट्स के साथ याद होनी चाहिए। ठीक है, इसके यूनिट्स क्या होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। इसकी जो एसआई यूनिट्स के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू है 6.67 इंटू 10 रेज टू पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। पेपर में अगर जी की वैल्यू पूछ ले, यूनिट्स पूछ ले, आपको वहां पे कैलकुलेट नहीं करना है, आपको ये वैल्यू पता होनी चाहिए। ऐसा चाहिए आपको वैल्यू पता होनी चाहिए। ठीक है, दूसरी बात, आपको यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बारे में ना आपको एक बात और पता होनी चाहिए। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और यहाँ पे बता दूं जो आपको पता होना चाहिए। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। ऑलवेज अट्रैक्टिव होने का मतलब क्या है? दैट दीज फोर्सेस आर नेवर रिपल्सिव, ये कभी रिपल्सिव नेचर को शो नहीं करेंगी। इसीलिए हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि इनको शो करने के लिए आप नेगेटिव साइन को यूज करते हो। समझ पा रहे हो इस बात को? अगेन आई एम रिपीटिंग दिस थिंग कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर नेवर रिपल्सिव इन नेचर, दीज आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। समझ के बात को? इसके बाद आपको एक चीज का और ध्यान रखना है यहाँ पे। एक चीज का जो आपने और ध्यान रखना है यहाँ पे वो ये है कि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है ना वो वैलिड होता है चाहे ऑब्जेक्ट्स आपके बहुत दूर हो चाहे ऑब्जेक्ट्स बहुत नजदीक हो। ठीक है, यहाँ लिख देता हूं मैं आपके लिए, न्यूटन्स लॉ इज वैलिड फॉर ऑब्जेक्ट्स lying at very large distances or at very short distances। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई। बट आपको ये समझना पड़ेगा ये फेल कब होता है। बट दिस लॉ फेल्स, बट दिस लॉ फेल्स व्हेन, कब फेल कर जाएगा? व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर अ डिस्टेंस, व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर एट अ डिस्टेंस लेस देन 10 रेज टू पावर -9 मीटर्स। ये चीज का आपने ध्यान रखना है। जब आपका डिस्टेंस जो है 10 रेज टू पावर -9 मीटर से कम हो जाएगा तो ये ऑब्जेक्ट लॉ जो होगा क्या करेगा? फेल कर जाएगा। फेल कब करेगा? जब डिस्टेंस 10 रेज टू पावर -9 मीटर से कम होगा, अदरवाइज ये लॉ जो होगा आपका हमेशा वैलिड रहता है। ठीक है, और ये जो जी की वैल्यू है ये यूनिवर्सल कांस्टेंट है। यूनिवर्स में आप कहीं पे भी चले जाओ इसकी वैल्यू यही रहेगी।
आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ की आपने इंपॉर्टेंस याद कर लेनी कि क्या है, न्यूटन्स लॉ की ग्रेविटेशन की क्या है। ये टाइड्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ये रोटेशन ऑफ मून में हेल्प करती है, प्रिडिक्शन मतलब बेसिकली बात क्या है, मतलब ये पूछा जा सकता है कि एविडेंस क्या है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की। पहला टाइड्स की फॉर्मेशन में, दूसरा रोटेशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन में हेल्प करता है, सोलर एंड लूनर एक्लिप्सिस को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, और हमें ये भी प्रिडिक्ट करने में हेल्प करता है कि कोई प्लेनेट किसी ऑर्बिट में किस टाइम पे कहाँ पे होगा। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है, अब यहाँ पे जो एक और इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। वेक्टर फॉर्म ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर हम वेक्टर फॉर्म लॉ ऑफ की बात करें, फॉर न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, तो आपको ये पहले बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसको समझने के लिए आपको पहले क्या करेंगे, लेट अस सपोज कि आपने के पास क्या है, दो मासेस गिवन है, मास दो मासेस आपके पास गिवन है, M1 एंड M2। M1 गिवन है, M2 आपके पास गिवन है, ठीक है, और दो लिक्विड है एट पॉइंट ए एंड पॉइंट बी पे वो लोकेटेड है, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r, सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस r। ठीक है, अब अब आपको एक बात समझनी है, अब आपको एक बात समझनी है कि अगर मैं लिखूं F12 वेक्टर, फोर्स कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, फोर्स कैसे क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। F12 वेक्टर का मतलब ये है ग्रेविटेशनल फोर्स, फोर्स exerted on A, exerted on A, याद रखिएगा, by B, A पे B की वजह से कितनी फोर्स लग रही है। F21 वेक्टर का मतलब ये है ग्रेविटेशनल फोर्स exerted on B by A। जी जो पहले आ रहा है उस पे लग रही है, जो बाद में आ रहा है उसकी वजह से लग रही है। इस चीज का ध्यान रखना, कई बार पेपर में कंफ्यूजन हो जाता है F12 का मतलब क्या है, क्योंकि हम इसको रिलेटिव उसके डील करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो F12 का मतलब ये है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ए पे बी की वजह से कितनी लग रही है। क्लियर होगी बात इतनी सी। तो अगर हम अब ए के ऊपर बी की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रही है वो कैसी फोर्स लग रही है, अट्रैक्टिव, तो किस डायरेक्शन में लग रही है, तो वो लग रही है बी अपनी तरफ को खींचा है, क्योंकि बी उसको अट्रैक्टिव नेचर में है। ठीक है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लेना यहीं पे डायरेक्शन को, ये चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आई होप आपको यहीं पे समझ लेंगे इसको। ठीक है, ये कह रहा है कि ए की वजह से अगर मैं F12 की बात करूं तो वो उसका नेचर क्या है, अट्रैक्टिव, मतलब बी जो है वो अट्रैक्ट कर रहा है, बी इज अट्रैक्टिंग ए। इसका मतलब क्या हुआ कि बी की वजह से जो ए पे फोर्स लगेगी वो किस डायरेक्शन में लगेगी, वो अपनी तरफ को उसको खींचेगा, वो अपनी तरफ उसको खींचेगा। तो यानी कि ये होगी F12 की डायरेक्शन, F12 वेक्टर की डायरेक्शन। उसी तरह से जो फोर्स है, उसी तरह से जो फोर्स है ए पे, सॉरी बी पे ए की वजह से, बी पे ए की वजह से उसकी डायरेक्शन क्या होगी, क्योंकि ए जो होगा बी को अपनी तरफ खींचेगा, तो यानी कि ये डायरेक्शन हो जाएगी ये हो जाएगा आपका F21 वेक्टर। बात क्लियर हुई आपकी यहाँ पे। ठीक है, अब F12 की डायरेक्शन क्या है, रिमेंबर वन थिंग, F12 की डायरेक्शन क्या है, डायरेक्शन वही होगी ना जिस तरफ फोर्स लग रही है, तो यानी कि उसकी डायरेक्शन क्या है, इधर को, उसकी डायरेक्शन है ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, R12 का यूनिट कैप का डायरेक्शन बताता है, और उसी तरह से यहाँ पे R21 यूनिट कैप। ये दोनों पॉइंट्स आपने यहाँ से ध्यान पे रखने हैं, इनको रिलेट करना आपको आना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, आई होप आप इस बात को समझ पाओ। उसी तरह से हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि R12 यूनिट कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है फ्रॉम ए
टू बी। R21 कैप क्या है? यूनिट वेक्टर फ्रॉम बी टू ए। इन चीजों का ध्यान रखना है। तो अगर मैं न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ को लिखूं वेक्टर फॉर्म में तो क्या बनेगा? F12 वेक्टर will be equal to minus G M1 M2 over R square into R21 यूनिट कैप। R21 यूनिट कैप। यहाँ पे नेगेटिव साइन आपको क्या बता रहा है? नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है ये अट्रैक्टिव है नेचर में। ये क्या है? अट्रैक्टिव है नेचर में। समझ के बात को? ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं हियर नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, पहली चीज ये अट्रैक्टिव है नेचर में, दूसरी बात इंडिकेट्स दैट डायरेक्शन ऑफ F12 वेक्टर इज ऑपोजिट टू दैट ऑफ R21 यूनिट कैप। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि F12 के साथ R21 आता है, क्योंकि उसकी नेगेटिव साइन आपको ये बताएगा कि R21 से ऑपोजिट डायरेक्शन में F21, R21 क्या है? यूनिट वेक्टर अलोंग किस तरफ को? फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, तो यानी कि अगर मैं F12 ले रहा हूं तो यानी कि उसकी जो डायरेक्शन है R21 के ऑपोजिट लगेगी। नेगेटिव साइन आपको ये बता रहा है और मोटा मोटा आपको ये चीज ये आपको ये बता रही है कि F12 इज इक्वल टू R21 में जो नेगेटिव साइन आ रहा है आपको ये बता रहा है कि फोर्स जो है वो आपकी कैसी है? अट्रैक्टिव है नेचर में। और ये चीज आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। पेपर में आपको ये चीज डायरेक्टली पूछी जा सकती है, बोल देगा कि वेक्टर फॉर्म में लिख के बताओ, तो F12 और इसमें कंफ्यूजन हो जाता है वहां पे। समझ के बात को? तो आई होप आपको ये बात क्लियर हुई होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, उसी तरह से आपको एक बात और पता होनी चाहिए। आपको एक बात यहाँ पे और पता होनी चाहिए। यहां तक हमने कर लिया, अब आपको एक बात आपको और पता होनी चाहिए। क्या? अब आपको ये चीज पता है, डायग्राम को जब आप देखते हो तो आपको ये पता है कि आर का जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है? R12 वेक्टर के, जो खुद किसके बराबर है? R21 वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर। इसका मतलब ये हुआ कि F12 वेक्टर को मैं और कैसे लिख सकता हूं? उसको मैं लिख सकता हूं माइनस जी M1 M2 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ R21 वेक्टर होल स्क्वायर इंटू R21 का यूनिट क्या लिखा जा सकता है ना? क्या हमें पता लग रहा है यहाँ से इस इक्वेशन से? तो मैं इस इक्वेशन में इन वैल्यूज को चेंज करने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह से सिमिलरली जस्ट अ मिनट, सिमिलरली अगर हम बात करें तो F21 किसके बराबर होगा? F21 वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस जी M1 M2 ओवर R स्क्वायर इंटू R12 का यूनिट क्या, विच इज इक्वल टू माइनस जी M1 M2 ओवर R12 वेक्टर्स होल स्क्वायर इंटू R12 कैप। आई होप ये बात क्लियर हुई है। विच इज फर्दर इक्वल टू, विच इज फर्दर इक्वल टू किसके? जी M1 M2 ओवर R21 वेक्टर स्क्वायर इंटू R21 यूनिट कैप। इसका मतलब ये हुआ कि F21 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ F12 वेक्टर। इस चीज का आपने हमेशा ध्यान रखना है कि जितनी फोर्स 1 2 पे लगा रहा है उतनी फोर्स 2 1 पे लगा रहा है। ठीक है, और यही वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है इसकी। ये जो चीज इसकी वेक्टर रिप्रेजेंटेशन है, और इसको और भी अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट करना हो तो यूनिट वेक्टर को खोल के, मतलब उसके जो नेचुरल फॉर्म है यूनिट वेक्टर की, उसको उस फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो मेरे पास आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी क्या? F1 वेक्टर, F21 वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस जी M1 M2 ओवर R क्यूब इंटू R 12 यूनिट वेक्टर मैंने ऊपर नीचे R से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब आ जाएगा माइनस जी M1 M2 ओवर
आर क्यूब इंटू R12 वेक्टर। अब यहां से क्वेश्चन ये उठता है कि यहां से ये चीज यहां से इस चीज में कन्वर्ट हो गई। कैसे कन्वर्ट हुई? बिकॉज यूनिट वेक्टर क्या होता है? आर वेक्टर ओवर आर का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई करें तो आर वेक्टर बन जाएगा वो। ठीक है, और आपको पता है R12 का मतलब क्या है? R2 माइनस R1। R12 vector is equal to R2 vector minus R1 vector. So this implies आपके पास जो F21 vector जो होगा वो निकल के आएगा माइनस जी M1 M2 ओवर R क्यूब इंटू R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। और R वेक्टर को ही अगर मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं R वेक्टर को किस फॉर्म में लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ इन द फॉर्म ऑफ R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर होल क्यूब। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ से आपको बस ये जो चीजें हैं ना, आपको ये सब चीजें आनी चाहिए। ये सब चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, वेक्टर फॉर्म में उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, 1 2 का मतलब क्या है, 2 1 का मतलब क्या है, डायरेक्शंस क्या होती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ मेन बातें भी आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में जो मेन बातें आपको पता होनी चाहिए वो क्या क्या है, मैं लिख देता हूँ आपके लिए यहाँ पर जस्ट इन केस आपकी ग्रेविटेशनल फोर्सेस। तो आपको यहाँ पे जो मेन मेन बातें आपको पता होनी चाहिए, लेट मी राइट दोस थिंग्स फॉर यू। प्रॉब्लम ये होता है कि हमारे बुक्स में चीजें गिवन नहीं होती है। ठीक है, तो लिख देते हैं पहले ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में। पहली चीज, दीज फोर्सेस आर सेंट्रल इन नेचर। सेंट्रल इन नेचर, सेंट्रल इन नेचर का मतलब सेंटर टू सेंटर एक्ट करती है। जैसे यहाँ पे दो बॉडीज हैं, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है इसके सेंटर में एक्ट करेगी। ऐसा नहीं है कि इसके सेंटर से यहाँ पे कहीं पे एक्ट करेगी, नहीं, सेंटर टू सेंटर ही एक्ट करती है, पहली चीज। दूसरी बात, ये कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस है। कैसे फोर्सेस है? कॉन्जर्वेटिव फोर्सेस, एंड आई होप you know the meaning of conservative forces, what are the conservative forces, and these has been already been discussed। ठीक है, तीसरी चीज जो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, independent sorry, these forces are independent of presence or absence of other bodies, independent of presence or absence of other bodies। मतलब इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब ये है कि जो इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगी वो उसको इस चीज से कोई मतलब नहीं होगा कि यहाँ पे कितनी बॉडीज पड़ी हुई है, चाहे यहाँ पे इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ बॉडीज पड़ी हो। उसी तरह से इस बॉडी के बीच में और इस बॉडी के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी उसको कोई मतलब नहीं है कि इसके आसपास कितनी फोर्सेस लगी है। मतलब जिन दो बॉडीज के बीच में कंसीडर कर रहे हैं हमें उन्हीं दो को कंसीडर करना है, बाकी से हमें कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट, चौथी सॉरी, एक चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, आपको समझने वाली बात ये है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडी। इंडिपेंडेंट ऑफ नेचर एंड साइज ऑफ द बॉडी। इस बात का मतलब ये है एज लॉन्ग एज मास रिमेन्स कांस्टेंट, टिल देयर मास रिमेन्स कांस्टेंट, मतलब जब तक आपका मास कांस्टेंट रह रहा है फर्क नहीं पड़ेगा बॉडी का साइज जितना मर्जी कर दो, क्योंकि मासेस पे डिपेंड कर रही है ना। समझ की बात को? फाइनली एक चीज और है जो जिस पे ये जो इस पे इंपॉर्टेंट चीज बनती है, दे फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर। दे फॉर्म एन एक्शन रिएक्शन पेयर implies they follow Newton's third law। They follow Newton's third law of motion, that is every action has equal and opposite reaction। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। यहाँ से क्वेश्चन आपको दो तरह का पूछा जा सकता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है assertion reason, दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है which of the following statements regarding the gravitational forces are true। तो वह ट्रू है या फॉल्स आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपको इन चीजों की क्लैरिटी ना हो। तो मेक श्योर कि आप इनको स्किप ना करें, इसलिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा कोशिश करता हूँ इस तरह से करने की। अगर आप आगे आगे करके देख रहे हो तो आपको ये चीजें पता हो जाए, आपको ये चीजें याद में आ जाए। आई एम सो सॉरी, ताकि आपको ये सब चीजें याद में आ जाए। ठीक है, आप इन चीजों को स्किप ना करें। ठीक है, तो कहाँ थे हम? हाँ, ये सब चीजें आपको याद में रहे, इनको आपने याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम।
नेक्स्ट टॉपिक पे अगर हम बात करें, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा हर जगह। अगर आपको ये चीज आती है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन अगर आपको आता है, तो ये चीज आपको, मैं ये बता दूं, ये चीज आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी हेल्प करेगी, मैग्नेटोस्टैटिक्स में भी हेल्प करेगी, आगे आप कहीं पे भी जाओगे ये चीज आपको बहुत हेल्प करने वाली है। ठीक है, सो यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ओके। सो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन आपको क्या बोलता है? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ ग्रेविटेशन, आपको पहली चीज को समझने के लिए बात यह है कि आपको ये पॉइंट तो यहाँ पे क्लियर हुआ कि ये जो है इंडिपेंडेंट होती है प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ एनी अदर फोर्सेस के बारे में। ठीक है, मतलब उसको ये मतलब नहीं कि आसपास कितनी बॉडीज लग रही हैं, दो बॉडीज में जो ग्रेविटेशनल फोर्स उन दो बॉडीज की वजह से होगी, तीसरी बॉडीज पे कोई रोल प्ले नहीं करेंगी। ठीक है, बट यहाँ पे होता क्या है कि लेट जस्ट से कि आपके पास नंबर ऑफ बॉडीज पड़ी हुई है, लेट जस्ट से आपके पास पड़ी हुई है, एक बॉडी पड़ी है ये, एक बॉडी पड़ी है ये, एक बॉडी पड़ी है ये, एक बॉडी है ये इस तरह से आपके पास बॉडीज पड़ी हुई है। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बॉडी के ऊपर, ये जो बॉडी शेडेड पोर्शन में है, इस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्स लग रही है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इस बॉडी शेडेड बॉडी का कितनी फोर्स लग रही है, तो फोर्स क्या होगी? जो फोर्स ये होगी, क्योंकि इंडिपेंडेंट है, बाकी वजह से इन दो के बीच की जो फोर्स है, इनकी फोर्स, इसकी फोर्स, इनके बीच की फोर्स, इनके बीच की फोर्स, सबका सम, वेक्टर सम, ये है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। यानी कि एफ वेक्टर जो होगा, टोटल फोर्स जो होगी वो इस बॉडी पे कितनी लग रही होगी? एफ नॉट वन वेक्टर प्लस एफ नॉट टू वेक्टर प्लस एफ नॉट थ्री वेक्टर प्लस ऐसे ऐसे करके एफ नॉट एन वेक्टर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू समीशन आई इज इक्वल टू 1 से लेके n तक एफ नॉट आई वेक्टर। आई होप ये बात आपको क्लियर होगी। दिस इज योर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसमें मेन रोल किस चीज का है कि इंडिपेंडेंट होती है आपस की बॉडीज के बारे में, इतना आपके पास आ जाएगा, बस फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप इस लॉ को उस फॉर्म में लिख देंगे। जब आप इसको लॉ की फॉर्म में लिखेंगे तो आपके एफ वेक्टर की जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी जी एम नॉट। हम एज्यूम कर रहे हैं इस बॉडी का मास कितना है? एम नॉट। जी एम नॉट ओवर इसका मास जैसे M1 ले ले, M2 ले ले, M3 ले ले, M4, M5 और ऐसे ऐसे करके Mn तक चले जाएं आप। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे आपको। Mn तक चले जाएं तो आपका क्या आ जाएगा? मासेस क्या आ जाएंगे? M1 R नॉट 1 यूनिट वेक्टर ओवर R नॉट 1 वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस M2 R नॉट 2 यूनिट कैप ओवर R नॉट 2 वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस इसी तरह से n तक चले जाएंगे, Mn R नॉट n कैप ओवर R नॉट n वेक्टर होल स्क्वायर। ये आपके पास फाइनल रिजल्ट आएगा। आपकी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ये इसलिए है कि लेट जस्ट देखिए आपके पास वो तीन मासेस दे दे और आपको बोले कि भाई फोर्सेस बताओ, इस मास के ऊपर कितने मास लगे। जैसे पेपर में, आपसे पहले मैं उसको आपके लिए हाईलाइट कर दूं, जस्ट अ मिनट। पेपर में वो आपसे क्या पूछेगा? पेपर में वो आपसे ये पूछ सकता है कि अगर आपके तीन चार मासेस आपको वो दे दे और वो आपको बोले कि भाई मुझे ये बताओ कि इसके ऊपर फोर्स कितनी लग रही है। जैसे यहाँ से लेके आकर दे दे एक दो तीन, जैसे एक दो तीन मासेस दे दी, इसके बीच में फोर्स ये आपका वैल्यूज गिवन है। F1 की वैल्यू गिवन है, मान लो 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, 4 न्यूटन, और आपको बोले इसके ऊपर फोर्स कितनी होगी, तो वो कितनी होगी? 2 प्लस 3 प्लस 4 दैट विल बी इक्वल टू 5 6 9 9 न्यूटन आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से आपको डायरेक्शंस बनाने को आ सकती है। डायरेक्शंस का आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए, फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, फोर्सेस आर ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, आपको ये चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया? ग्रेविटेशन के बेसिक्स को कवर कर लिया। अब हम पहुंच रहे हैं अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हिच इज ग्रेविटी, व्हिच इज ग्रेविटी। अब हम बात करने वाले हैं ग्रेविटी की। हम समझेंगे ग्रेविटी एंड ग्रेविटेशन में फर्क क्या है। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं किसकी? ग्रेविटी की। अगर हम ग्रेविटी की बात करें, देखिए ग्रेविटेशन क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, वो होती है ग्रेविटेशन। अगर उन दोनों बॉडीज में से एक बॉडी अगर आपकी क्या है? अर्थ है, तो हम ग्रेविटेशन को नाम देते हैं ग्रेविटी।
अर्थ को नाम दे, उसको हम अगर दोनों बॉडीज में से एक बॉडी अगर आपकी अर्थ है तो उसको नाम दे देते हैं हम ग्रेविटी का नाम दे देते हैं। इसमें आपको एक बात समझने वाली बात यह है कि अर्थ जो होती है हर बॉडी को टुवर्ड्स इट्स सेंटर अट्रैक्ट करती है, टुवर्ड्स इट्स सेंटर अट्रैक्ट करती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, अर्थ ग्रेविटेशनल पुल हो जाती है, उसको हम क्या दे देते हैं, ग्रेविटी का नाम दे देते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि फोर्स फोर्स ऑफ ग्रेविटी, force of gravity acting on a body, acting on a body is a measure of its weight, is a measure of the weight of the body, is a measure of the weight of the body. पेपर में कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए वेट की जगह पे मास लिख देगा, वो किसका मेजर होता है, वेट का मेजर होता है। डायमेंशन वगैरह आप याद कर लेंगे। और इसमें आपने क्या करना है, डिफरेंसेस बिटवीन ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी याद कर लेना। वन ऑफ द मेजर डिफरेंसेस जो आपके लिए है, जो मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, कि फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन क्या होती है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन हो जाती है gm1m2/r²। फोर्स ऑफ ग्रेविटी होती है mg के बराबर। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस बिटवीन देम, ठीक है। दूसरी बात आपको यहाँ पे ये याद रखनी है जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वो ये है कि नंबर वन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, force of gravitation will become equal to zero when r tends to infinity, r की वैल्यू इंफिनिटी हो जाएगी, ठीक है। मगर फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू जीरो व्हेन कब होगी जीरो, व्हेन वी आर एट द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ पे ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। ये बात आपको क्लियर होगी। अच्छा, नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास अब है फोर्सेस ऑफ ग्रेविटी, सॉरी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन तो आपको पता ही है कि अगर हमें फोर्स ऑफ इसको डिफाइन करना है तो जैसे हम इसको डिफाइन कर सकते हैं F इज इक्वल टू एम जी, दिस इंप्लाइज G इज इक्वल टू F ओवर M। तो ग्रेविटी G को हम डिफाइन कर सकते हैं एज अ फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास प्लेस्ड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये बेसिक चीज है। G की वैल्यू जो है आपको क्या पता है, वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो डायरेक्शन होती है टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ होती है, याद रखना इसकी डायरेक्शन। तभी तो हमेशा इसको हम नीचे की तरफ को बनाते हैं, डायरेक्शन इज ऑलवेज towards सेंटर ऑफ अर्थ, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होती है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ होती है। क्लियर होगी बात को। इसमें आपने एक चीज और याद रखनी है, एक चीज आपको पता होना चाहिए कि जी का रिलेशन निकल के आता है, जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर का स्क्वायर, जी एम ओवर आर का स्क्वायर। आई होप ये बात आप सबको पता है कि g की वैल्यू जो होती है डिफरेंट फॉर्म में लिखी जा सकती है, g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। अब इसका सिग्निफिकेंस समझिए, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। इस चीज का सिग्निफिकेंस आपके लिए ये है, ये आपको ये बताता है कि वैल्यू ऑफ g इज इंडिपेंडेंट, द वैल्यू ऑफ g इज इंडिपेंडेंट। किस चीज के इंडिपेंडेंट है, शेप साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। किसके इंडिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट ऑफ शेप साइज एंड मास ऑफ द बॉडी। बट डिपेंड किसके ऊपर कर रही है, बट डिपेंड्स ऑन, बट डिपेंड्स ऑन, इंडिपेंडेंट है इसके और डिपेंड किसके ऊपर करती है, मास ऑफ अर्थ एंड इट्स रेडियस। आप बात क्लियर हो गया आपको। इसका मतलब ये है, आप देखिए इसका मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि अगर मैं वैक्यूम में जाऊं और मैं दो बॉडीज को फेंकूं जिनका मासेस सेम है, जिनके मासेस सेम है या फिर जिनके मासेस डिफरेंट है,
ठीक है। जैसे सपोज कीजिए आपने वैक्यूम में चले गए आप, आपने 1 किलो का, वो बहुत फेमस एग्जांपल आपके पास होता है, ठीक है, आपने ये आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा, जहां पे आप 1 kg की बॉल को फेंकते हो वैक्यूम क्रिएट करके और एक फेदर को फेंकते हो, ठीक है, फेदर को फेंकते हो, तो आप नोटिस करोगे अगर वैक्यूम में आप हो तो दोनों के दोनों सेम टाइम पे जाके अर्थ पे गिरते हैं। ये इसका सिग्निफिकेंस है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगर वैक्यूम नहीं होगा दोनों सेम टाइम पे जाके नीचे गिरेंगे। समझ रहे हो बात को? आई होप ये बात क्लियर होगी आपको। ठीक है। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, अब सपोज करो वैक्यूम की जगह पे आपने एयर ले ली, आपके पास वहां पे एयर प्रेजेंट है। अगर आपके पास वहां पे एयर प्रेजेंट है तो आप क्या करोगे, अगर आपने सेम मासेस की बॉडी ले ली बट उनका वॉल्यूम डिफरेंट है, फॉर एग्जांपल आपने 1 किलोग्राम की आपने बॉल ले ली और 1 किलोग्राम की आपने शीट ले ली, 1 kg की आपने शीट ले ली, तो एयर की फ्रिक्शन की वजह से बॉल आपकी पहले गिरेगी, उसमें फ्रिक्शन कम लगेगी, उस पर बॉयंट फोर्स कम लगेगी, मगर फ्रिक्शन की वजह से जो आपकी शीट है उसको टाइम लगेगा नीचे गिरने में। समझो, उसमें टाइम सेम डिफरेंट होंगे, अदरवाइज आपके क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, अदरवाइज आपके सेम होंगे अगर आप वैक्यूम में डील कर रहे हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, इसको बहुत ध्यान से करिएगा, डिफरेंस को समझिएगा। अगर वैक्यूम में हो, अगर दो बॉडीज ली जिनके मासेस सेम है, सेम टाइम पे नीचे गिरेंगे। अगर आपने एयर को एज ए मीडियम ले लिया और आपने डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स ले लिए जिनके मासेस सेम है, वॉल्यूम डिफरेंट है, तो दोनों डिफरेंट टाइम पे नीचे गिरेंगे, जो जिसका सरफेस एरिया ज्यादा है उसको ज्यादा टाइम लगेगा नीचे गिरने में। ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है मास एंड डेंसिटी ऑफ अर्थ के बारे में बात करने वाले हैं। मास एंड डेंसिटी, ये वैल्यूज आपको डायरेक्टली याद रखनी है, 6 × 10⁻24 मास हो जाता है और डेंसिटी ऑफ द अर्थ जो होती है वो आपके पास 5.5 × 10⁻3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब आ जाती है। इसका रिलेशन कैसे निकालते हैं, इसके रिलेशन का डायरेक्ट रिलेशन होता है, आपने उस रिलेशन को दिमाग में बिठा लेना है। ठीक है, तो वो चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद आपके पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इस चैप्टर में शुरू होने वाले हैं, वो है वेरिएशन ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सी, जब ये चैप्टर शुरू हुआ था मैंने आपको क्या कहा था कि आपको कुछ डेरिवेशन ऐसी होनी चाहिए जो आपको आनी चाहिए। उसमें से एक डेरिवेशन तो है ये कि इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड एंड, सॉरी, इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड या इफेक्ट ऑफ डेप्थ जो है, इन दोनों में से आपको एक चीज का ब्रीफ आइडिया आपको होना चाहिए। किसका? और खासकर आपको आइडिया होना चाहिए किसका? इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड का आपको पता होना चाहिए। पहला जो है वो है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड। अब इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस डेरिवेशन का, आपको ये डेरिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, ये डेरिवेशन आप क्यों आनी चाहिए, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए आप समझिए, अब मुझे नहीं पता है जिस भी कोचिंग सेंटर में जिस भी स्कूल में आप पढ़ते हो उन्होंने आपको कभी कहा है कि एमसीक्यूज में डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, वो मुझे नहीं पता, बट आई एम टेलिंग यू कुछ डेरिवेशन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए समझिए इस बात को, ये डेरिवेशन आपके लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। देखिए आप, हम सबको पता है कि वेरिएशन जो होती है इफेक्ट ऑफ एल्टीट्यूड होती है, वो किस तरह से होती है, कि हमें पता है इसके आपके दो रिलेशन निकल के आते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी, सॉरी, दो रिलेशन आपके पास निकल के आते हैं, वो क्या है, जी डैश, जी डैश इज इक्वल टू जी आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर एंड जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h/r। दोनों फॉर्मूलाज कहाँ कहाँ यूज होते हैं इनको भी हम डिस्कस करेंगे, जस्ट वेट फॉर अ मोमेंट। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस थिंग, हम आपको बताना चाहता हूँ कि ये डेरिवेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए कई बार क्या होता है, पेपर में आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि बॉडी इज टेकन टू अ हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। दोनों स्टेटमेंट्स में डिफरेंस समझिएगा। बॉडी इज टेकन टू अ हाइट h above the surface ऑफ अर्थ, एक स्टेटमेंट आपकी ये है, और एक स्टेटमेंट ये है बॉडी इज टेकन टू अ हाइट h अबव द सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ अर्थ। दोनों में स्टेटमेंट में फर्क समझिए, एक में क्या है, अबव द सरफेस है और एक में सर सेंटर से लेके जा रहे हो। तो अब समझना डिफरेंस कहां आता है। जब आपको दिया है अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, तो यानी कि आपको h की वैल्यू गिवन है, तो यानी कि जो आपके पास रिलेशन होगा g डैश इज इक्वल टू जी आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तब आप यहाँ पे h की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे जो आपको वैल्यू गिवन है।
बट वहीं पे अगर मैं बोल रहा हूँ एच अबव द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एच आर प्लस एच की वैल्यू गिवन है, तो जी डैश इज इक्वल टू जी आर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर में ये जो आर प्लस एच है ये आपको गिवन है, क्योंकि आप सेंटर से लेके जा रहे हो। और ये चीज की क्लैरिटी कब आती है, जब आप ये डेरिवेशन करते हो, क्योंकि जब ये डेरिवेशन आप सॉल्व करते हो ना, तो आपको ये पता होता है कि आपने क्या किया, ये आपने अर्थ ली, इसको थोड़ा मैं शिफ्ट करता हूँ अर्थ को, आपने अर्थ ये ले लिया आपने। अब आपको समझिए, जब आपको डेरिवेशन सॉल्व करते हो आपको ये बोला जाता है कि दिस इज योर रेडियस आर, ठीक है। जब वो डेरिवेशन ही आप सॉल्व करते हो ना, तो आप जब डेरिवेशन को सॉल्व करते हो, आप वहां पे एक टर्म्स यूज होते हैं कि बॉडी को मैं लेके जा रहे हैं टू अ हाइट एच अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, एच अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, इसलिए वहां पे आर प्लस एच आता है, इसलिए वहां पे आर प्लस एच आता है, क्योंकि हम डिस्टेंस मेजर करते हैं फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। इसलिए आप समझ आ रहे हैं कि डेरिवेशन इंपॉर्टेंट क्यों है, ये न्यूमेरिकल सॉल्विंग में बहुत हेल्प करती है आपको, ठीक है। क्योंकि जब आप इस डेरिवेशन को सॉल्व करोगे तब आपके पास वो वैल्यू आएगी, क्योंकि जी डैश जी इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर है वैल्यू ऑफ जी फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। जब मैं आर प्लस एच लेके जा रहा हूं तो मेरे पास क्या है, जी डैश इज इक्वल टू जी आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। एंड अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं कि अगर आपको बोल रहा है अबव द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आपको ये वैल्यू गिवन है, आपको आर प्लस एच गिवन है। बट अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ की बात कर रहे हैं तो आपको सिर्फ एच की वैल्यू गिवन है, अकॉर्डिंगली आपको वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हो, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि कौन सी वैल्यू और कौन सा फॉर्मूला आपने कब यूज करना है। देखिए, जो ये फॉर्मूला है जी डैश इज इक्वल टू जी आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ये आपने तब यूज करना है व्हेन, ये फॉर्मूला आप तब यूज करोगे व्हेन एच इज कंपेरेबल टू आर, ठीक है। और जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच ओवर आर, ये आप तब यूज करोगे व्हेन एच इज लेस देन आर, वेरी वेरी लेस देन आर, वेरी वेरी लेस देन आर। क्लियर होगी बात इतनी सी, जब आज की वैल्यू बहुत कम है उसके रिस्पेक्ट में, तब हम सेकंड फॉर्मूला को हम यूज करेंगे, ठीक है। आई होप ये बात आपकी क्लियर होगी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट फॉर्मूले पे जाते हैं हम यहाँ पे। अब देखिए, अगर हम इस क्वेश्चन को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें, इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करें, तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए। देखिए, आपको दो तीन रिजल्ट्स आपको और पता होना चाहिए, ठीक है। अब हाइट एच के साथ क्या है, आपको वैल्यू ऑफ जी जो होगी डिक्रीज करेगी, क्योंकि आर प्लस एच इंक्रीज करेगा, आर प्लस एच इंक्रीज कर रहा है यानी कि डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, यानी कि जी की वैल्यू क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। तो इसके लिए हम अगर हम ग्राफ को प्लॉट करते हैं, तो इसका जो ग्राफ आपके पास निकल के आता है वो कुछ इस तरह का निकल के आता है, इस तरह से आपको इस ग्राफ निकल के आता है। ये वैल्यू है जी डैश की और ये वैल्यू है आपकी आर की। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी, ठीक है। उसी तरह से अगर हम यहाँ पे देखें, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे व्हाट विल बी द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ जी, वर्ड्स इंपॉर्टेंट है समझिएगा, व्हाट विल बी फ्रैक्शनल डिक्रीज, फ्रैक्शनल डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ जी। तो फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या होता है, देखिए जी डैश इज इक्वल टू जी आर ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर, ये वैल्यू आपको गिवन है, या हम लेके चलें जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस टू एच ओवर आर, हम मान के चल रहे हैं कि एच की वैल्यू थोड़ी वैसी है, कंपेरेबल है उसके, मतलब थोड़ी छोटी है जी से। तो अगर हम इसको ध्यान से रखें तो फ्रैक्शनल डिक्रीज का मतलब ये है जी डैश माइनस जी ओवर जी इज इक्वल टू टू एच ओवर आर, दिस इज योर फ्रैक्शनल डिक्रीज। इस चीज का आपने ध्यान रखना है कि फ्रैक्शनल डिक्रीज क्या होती है, ठीक है। तो ये है आपकी फ्रैक्शनल डिक्रीज। अगर परसेंटेज डिक्रीज पूछेगा तो दोनों को मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे, वो आपके पास वैल्यू निकल के आ जाएगी वहां से, ठीक है। पहली चीज, सेकंड क्वेश्चन में चलेंगे, सेकंड चीज में इसमें चलेंगे, वो है आपके पास इफेक्ट ऑफ डेप्थ, इफेक्ट ऑफ डेप्थ। अगर हम इफेक्ट ऑफ डेप्थ की बात करें तो इसमें आपको डायरेक्ट फॉर्मूला ही आपको पता होना चाहिए। डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपके पास है, इसमें डेरिवेशन की ऐसी जरूरत नहीं है, आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए और आपको ये देखना कि ग्राफ किस तरह से इंक्रीज या डिक्रीज करता है। ग्राफ पे बाद में चलते हैं, इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला जो आपके पास निकल के आता है वो आता है जी डैश इज इक्वल टू जी वन माइनस डी ओवर आर, जी डैश इज इक्वल टू जी
1 माइनस डी ओवर आर। तो यहां से अगर इस इक्वेशन को थोड़ा ना मैं और मॉडिफाई करूं, लेट्स जस्ट इस इक्वेशन को मैं लिख सकता हूं जी डैश इज इक्वल टू जी 1 आर माइनस डी ओवर आर, इस तरह से लिख सकता हूं। तो आर माइनस डी क्या बता रहा है? आर माइनस डी आपको डिस्टेंस दे रहा है कि आप कितना नीचे आए हो, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं बिटवीन किसके बीच में, जी डैश और आर के बीच में, तो आपको क्या मिलेगा? एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी इस तरह से। ये स्ट्रेट लाइन आपको ये बता रही है कि एज सुन एज यू रीच द सेंटर ऑफ द अर्थ, as soon as you reach the center of the earth, implying that you have traveled distance r from the surface of the earth। कहने का मतलब क्या है? लेट मी रिपीट वंस अगेन। डी है, डी डिस्टेंस क्या है? देखिए इसलिए डेरिवेशन इंपॉर्टेंट होती है ताकि आपको इन पॉइंट्स की क्लैरिटी मिले। डी क्या है? डी यहाँ पर डिस्टेंस है जो आपने ट्रेवल किया है फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, फ्रॉम सरफेस ऑफ अर्थ, नॉट दी अदर वे अराउंड। आप सेंटर से ऊपर नहीं जा रहे, आप ऊपर से नीचे आ, तो डी इज द डिस्टेंस ट्रेवल फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो यानी कि जी डैश इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू आर माइनस डी ओवर समथिंग, और आर है। अगर मैं यहाँ पे हो गया तो यानी कि इफ डी इज इक्वल टू, दिस इंप्लाइज इफ आर इज इक्वल टू डी, मतलब आपने डी डिस्टेंस में, आपने पूरे रेडियस में पहुंच गए, इन दैट केस जी डैश विल बी इक्वल टू जीरो। दिस implies that the value of acceleration to the gravity will turn out to be zero at the center of the earth। आई होप अब आपको ये पॉइंट क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर की, वो आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी देती है, ठीक है। वो कंसेप्चुअल क्लैरिटी आपको फॉर्मूलास पढ़ के नहीं मिलती, क्योंकि आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि डी है तो डी है क्या। प्रीवियस इक्वेशन में आर प्लस एच था तो आर प्लस एच था क्या, ठीक है। उसी तरह से आगे कंटिन्यू करते हैं। इसी में अगर आपको फ्रैक्शनल डिक्रीज निकालना हो, फ्रैक्शनल इंक्रीज निकालना हो, जो भी निकालना हो, तो जी डैश ओवर जी विल बी इक्वल टू डी ओवर आर। ये हो जाएगा आपका फ्रैक्शनल डिक्रीज, ठीक है। और अगर आपको परसेंटेज में निकालना है तो इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वो आपके पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपके पास आता है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ शेप। क्या है आपके पास? इफेक्ट ऑफ शेप। अगर हम इफेक्ट ऑफ शेप की बात करें तो हमें पता है कि अर्थ की शेप कैसी है? इलिप्टिकल है। अर्थ की शेप जो है इलिप्टिकल है, परफेक्ट स्फेयर नहीं है। परफेक्ट स्फेयर ना होने का मतलब आपका ये है कि जो अर्थ है, अर्थ की शेप इलिप्टिकल नहीं है, सॉरी, बट परफेक्ट स्फेयर नहीं है। अभी आप उस पे मत जाइए। और अर्थ की शेप इस तरह से है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर, अर्थ की शेप इस तरह से है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर इज ग्रेटर देन रेडियस ऑफ पोल्स। मतलब, और वो कितना है कि रेडियस ऑफ इक्वेटर जो है वो 21 किलोमीटर ज्यादा है। रेट ऑफ किलोमीटर जो है 21 किलोमीटर ज्यादा है। और आपको दूसरी चीज आपको ये पता होनी चाहिए कि अर्थ इज फ्लैट एट पोल्स, अर्थ इज फ्लैटेंड एट पोल्स, ठीक है। अब आपको ये भी पता है कि जी डैश इज इक्वल, जी की वैल्यू क्या होती है? जी एम ओवर आर स्क्वायर। यानी कि जैसे जैसे मैं ऊपर की तरफ को जा रहा हूं, आर की वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है। आर की वैल्यू क्या कर रही है? इंक्रीज कर रही है, डिक्रीज कर रही है? अब अर्थ के केस में, क्योंकि अर्थ परफेक्ट स्फीयर नहीं है, तो जैसे जैसे मैं ऊपर जा रहा हूँ, आर की वैल्यू क्या कर रही है? डिक्रीज कर रही है कि इंक्रीज कर रही है? डिक्रीज कर रही है। इसका मतलब ये हुआ द वैल्यू ऑफ जी, द वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? आर की वैल्यू डिक्रीज कर, तो जी को इंक्रीज करना है। इसका मतलब ये हुआ द वैल्यू ऑफ जी विल इंक्रीज एज वी मूव टूवर्ड्स पोल्स, टूवर्ड्स पोल्स। जैसे जैसे पोल्स की तरफ को मूव करोगे, वैल्यू ऑफ जी जो होगी इंक्रीज करेगी। दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट इक्वेटस, द वैल्यू ऑफ जी इज मैक्सिमम एट, सॉरी उल्टा बोलते हैं, क्योंकि जी की वैल्यू क्या कर रही है, हाँ, दिस इंप्लाइज द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर, मिनिमम एट इक्वेटर बट मैक्सिमम एट पोल्स। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी। मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक आपके पास जो यहाँ पे है वो क्या है आपके पास? इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड, इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड की बात करते हैं। देखिए आप बोलोगे चीजें पेपर आपके सिलेबस में इफेक्ट ऑफ लैटिट्यूड स्पेसिफिकली मेंशन एज सच नहीं है, बट आपको स्टिल थोड़ा पता आइडिया होना चाहिए, क्योंकि वो
कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको डायरेक्ट रिलेशन पता होना चाहिए, जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, वे लैम्डा रेफर्स टू योर लैटिट्यूड विद ओमेगा एज एंगुलर स्पीड ऑफ द अर्थ, वो सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें आपको सिर्फ दो चीजों का ध्यान रखना है। एक, इफ लैम्डा इज इक्वल टू जीरो, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो मतलब आप कहाँ पे हो, लैम्डा इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये है कि आप इक्वेटर के ऊपर हो। आप कहाँ हो, आप इक्वेटर के ऊपर हो। इसका मतलब ये हुआ कि जी की ई की वैल्यू कितनी होगी, जी डैश की वैल्यू क्या होगी, जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, बिकॉज कॉस लैम्डा इज वन, cos lambda is 1। उसी तरह से अगर आप lambda is equal to 90 डिग्री पे हो, दैट मींस अगर आप पोल्स पे हो तो आपको ये पता लगता है कि gp की वैल्यू कितनी होगी, g के बराबर। यहाँ पे g कम है, यहाँ पे g ज्यादा है, दिस इंप्लाइज g at poles is greater than g at equator, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ये चीजें आपके पास यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज और आती है, मैं आपको यहाँ पे उसको समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे आपको ये चीज समझना है कि वैल्यू ऑफ जी जो होती है, जब आप टुवर्ड्स डेप्थ में जाते हो, आप टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ जाते हो, तो उसकी लीनियर वेरिएशन है, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है ना, आपकी वेरिएशन क्या है, लीनियर वेरिएशन है। कहाँ गया ये, आपकी वेरिएशन कैसी है, लीनियर वेरिएशन है। बट वहीं पे अगर जब आप ऊपर जाते हो तो आपकी वेरिएशन लीनियर नहीं रहती, आपकी वेरिएशन लीनियर नहीं है, वो वेरी करती है विद इनवर्स ऑफ स्क्वायर के साथ। तो आपका कर्व इस तरह से आता है, इस चीज का बेसिक डिफरेंस है, आपको इस चीज का ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक जो आपके पास है वो है ग्रेविटेशनल फील्ड। ग्रेविटेशनल फील्ड इज सिमिलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की द एरिया सराउंडिंग द बॉडी, जिसके आसपास उसके ग्रेविटेशनल पुल को आप समझ सकते हो, वो है आपकी ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको आप बोलते हो ग्रेविटेशनल फील्ड। इसमें जो आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है वो निकल के आता है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, ये आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक निकल के आता है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज ऑलमोस्ट सिमिलर टू द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, जिसकी हम बात करेंगे प्लस टू, इसलिए मैंने कहा एक टॉपिक को आप लिंक कर सकते हो, ठीक है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा अभी वो पढ़ा नहीं है, हमने पढ़ा नहीं है, पर चलिए हम इसको ऐसे समझने की कोशिश करते हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को हम डिनोट करेंगे आई से, और आई जो होती है एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है उसको भी हम समझते हैं, ठीक है। पर पहले आपको समझना पड़ेगा इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब क्या है। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब ये है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड एट अ पॉइंट, उसको हम डिफाइन करते हैं एज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास। इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो होती है उसको हम कहते हैं एज अ फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ यूनिट मास, प्रोवाइडेड दैट वो यूनिट मास जो है ओरिजिनल ग्रेविटेशनल फील्ड को डिस्टर्ब ना करे। समझ के बात को, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूं, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इज डिफाइंड एज द क्या, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड को आप डिफाइन करते हो इस तरह से, अभी हम मैग्नीट्यूड की बात करेंगे यहाँ पे, एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय, डिफाइंड एज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट मास प्लेस्ड एट अ पॉइंट, force experienced by a unit mass placed at a point such that वो unit mass क्या करे, original field को disturb ना करे। अब f की वैल्यू क्या होती है, g m m ओवर x स्क्वायर, assuming आप x एक्सिस पे हो, ओवर m नॉट, ठीक है। इसको भी आप m नॉट ले तो m नॉट से m नॉट कैंसिल हो गया, गिविंग अस द वैल्यू ऑफ g m ओवर x स्क्वायर, पॉइंट नंबर 1। अगर इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना है, आई वेक्टर विल बी इक्वल टू माइनस जी एम ओवर एक्स स्क्वायर, इस चीज का आपने ध्यान रखना है, एक्स कैप, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, पहले पॉइंट नंबर 1 हो गया ये। एक फॉर्मूला इंटेंसिटी का ये है जिसके बेसिस पे क्वेश्चन आते हैं, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और साथ में ये वाला फॉर्मूला आई इज इक्वल टू एफ ओवर एम नॉट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, तो इन दोनों को आपने समझना है, ये दोनों इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है। अब इसके अगर वेक्टर फॉर्म को देखें तो उसमें आपके पास क्या है, नेगेटिव साइन है, उसके ऊपर क्या है आपका नेगेटिव साइन है, तो इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड वो क्या है, अट्रैक्टिव है, वो क्या है, अट्रैक्टिव है नेचर में, वो क्या है, दैट सेम थिंग इज अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे बोलूं, ये जो ग्रेविटेशन फील्ड आपके पास निकल के आई, लेट अस एज्यूम x टेंड्स टू इंफिनिटी, जब x की वैल्यू जो होगी इंफिनिटी हो जाएगी,
उस सिचुएशन में आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, यानी कि इंटेंसिटी विल बी 0 एट इंफिनिटी, अदरवाइज 0 नहीं होगी, उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू आपको मिलती रहेगी। पॉइंट नंबर 1 हो गया ये। दूसरी बात, आपको ये भी पता है कि F इज इक्वल टू एम नॉट ए के बराबर होता है, तो बेसिक फॉर्मूला है ये। दिस इंप्लाइज F ओवर एम नॉट किसके बराबर होगा, ए के बराबर। और यहां से अगर हम देखें इक्वेशन नंबर 1 को, अगर हम देखें और इक्वेशन नंबर 2 को कंपेयर करें, तो हमारे पास एक फॉर्मूला और निकल के आ रहा है कि I इज इक्वल टू ए के बराबर है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है इज इक्वल टू द एक्सेलरेशन ऑफ द टेस्ट मास प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि इंटेंसिटी of gravitational field is equal to acceleration of unit mass placed at that point, placed at that point। यहाँ पे आपका एमसीक्यूज में एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन एंड असर्शन एंड रीजन तैयार हो गया आपके लिए। यहाँ पे समझ गए बात को। आप एज्यूम करिए कि x की वैल्यू इक्वल टू r है, जब आप सरफेस पे पहुंच गए तो I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, gm ओवर r स्क्वायर इज इक्वल टू g। ठीक है, ये इस चीज तरह से काम किया जाता है। ठीक है, इसका आपने डायरेक्शन आपको बता दिया, अट्रैक्टिव है नेचर में। ठीक है, दूसरी अट्रैक्टिव है मतलब अपनी तरफ को खींचेगी, तो आपको उस तरह से इसकी डायरेक्शन को सेट करना है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि आपने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, इसके यूनिट्स जो है आपने डायरेक्टली वैसे ही ऐसा याद कर लेने हैं, इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो आपका है वो क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। नेक्स्ट टॉपिक इज योर ग्रेविटेशनल potential. Now you must remember this thing: gravitational potential energy, kinetic energy, total energy, along with that orbital speed and escape velocity. These are some of the favorite topics from this chapter. तो ये आपको बहुत ध्यान से सीखना है। ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मैग्नेटिक पोटेंशियल, ये सब चीजें लिंक्ड है। कैसे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होती है? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, इन सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन ग्रेविटेशनल फील्ड, उसको डिफाइन किया जाता है कैसे? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन किया जाता है कैसे? एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, आप कितना काम कर रहे हो एक यूनिट मास को इंफिनिटी से पॉइंट ऑफ किसी पॉइंट पे लाने के लिए विदाउट एक्सेलरेशन, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास, ब्रिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू अ गिवन पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। यहां से देखिए आपका कितना अच्छा एक एमसीक्यू तैयार होता है, एक असर्शन रीजन तैयार होता है। पूछेगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करता है, तो यहाँ के विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। तीन स्टेटमेंट दे देगा, दो सही होंगे एक गलत होगी, जैसे भी होगा, बट उसमें से एक स्टेटमेंट ये भी हो सकती है कि इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग अ यूनिट मास। कितना मास लेके आ रहे हो आप? यूनिट मास लेके आ रहे हो फ्रॉम इंफिनिटी से। कहां से लेके आ रहे हो? इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पे। गिवन पॉइंट से इंफिनिटी नहीं लेके जा रहे, इंफिनिटी से गिवन पॉइंट पे लेके आ रहे हो विदाउट एक्सेलरेशन। उस पर कोई एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन नहीं लगनी चाहिए, मतलब फोर्स नहीं लगनी चाहिए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को आप डिफाइन करते हो। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसको अगर मैं जैसे कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को वीपी से डिनोट करता हूँ, तो वो वैल्यू किसके बराबर होती है? वर्क डन ओवर एम नॉट के बराबर होती है। इसकी ग्रेविटेशन यूज कर लेंगे, और इसका जो एक्सप्रेशन आपके पास निकल के आता है, वीपी इज इक्वल टू डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम ओवर आर। इक्वल टू मैं ठीक से लिख देता हूँ इसको, क्योंकि एम से है वो कैंसिल हो जाएगा ना वर्क डन में, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस जी एम ओवर आर, माइनस जी एम ओवर आर। अब इस इक्वेशन से, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की इस इक्वेशन से आपको ये बात पता लगती है। देखिए स्टेटमेंट दी जाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। जहां बच्चे ऑलवेज देख लेंगे ना, उनका दिमाग खराब हो जाएगा। वो क्या करेंगे, उस ऑप्शन को क्या करेंगे, वो बोलेंगे ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि माइंड में सेट है कि जहां पे ऑलवेज आ जाएगा वो स्टेटमेंट गलत होती है। नहीं, यहाँ पे आपको याद रखना वीपी इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर। इसका मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। ग्रेविटेशनल potential is always नेगेटिव। ये बात का आपने ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू जीरो कब होगी? जब आर आपका इन्फिनिटी पे होगा।
ठीक है। अगर आप सरफेस पे हो तो माइनस जी एम ओवर आर, तो ग्रेविटेशनल सरफेस की वैल्यू कितनी होगी, माइनस जी एम ओवर आर। क्लियर होगी बात इतनी सी। नेक्स्ट है आपके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी हम क्या समझते हैं, पोटेंशियल एनर्जी को हम समझते हैं क्या, एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं कैसे, कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ बॉडी एट अ गिवन पोजीशन, किसी गिवन पोजीशन पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को हम डिफाइन करते हैं एज द एनर्जी स्टोर्ड, इज डिफाइंड एज द एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी। एनर्जी किसके बराबर होती है, वर्क डन के बराबर होती है। एनर्जी स्टोर्ड इन द बॉडी while bringing while bringing it from a position of जीरो पोटेंशियल कहाँ था आपका, इंफिनिटी पे, टू अ गिवन पॉइंट, टू अ गिवन पॉइंट। एनर्जी स्टोर्ड बाय द बॉडी इज डिफाइंड एज, क्या होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, एनर्जी स्टोर्ड किसी बॉडी में जब आप किसी बॉडी को पॉइंट ऑफ जीरो पोटेंशियल से गिवन पॉइंट पे लेके आते हो, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर होगी, ठीक है। इसमें आपको एक बात समझ में आता है, एक टर्म यूज होती है यहाँ पे, वो टर्म का नाम क्या है, जीरो पोटेंशियल एनर्जी, जीरो जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी, जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी। जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ना, आपको बस ये टर्म समझिए, जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है। जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी को क्या होता है, जब आपकी पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या है, जीरो, तो वो होती है जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी। बट प्रॉब्लम ये है कि जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी एग्जिस्ट कहाँ करती है, कहाँ पे होती है जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी। तो जीरो लेवल पोटेंशियल एनर्जी आपकी तब होती है कि जब आप समझिए कि जब आपकी एक बॉडी जो है इंफिनिटी पे है विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, व्हेन अ बॉडी इज एट इंफिनिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बॉडी, तो उसकी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन कितनी होगी बॉडी की, जीरो, तो उसको आप बोलते हो पॉइंट ऑफ जीरो लेवल एनर्जी, ठीक है। आई होप ये बात आपके पास क्लियर होगी। अब इसके एक्सप्रेशन की बात करें, इसको हम डिनोट करते हैं यू से, इसका एक्सप्रेशन निकल के आता है माइनस जी एम एम ओवर आर। अब माइनस जी एम एम ओवर आर हमने ऊपर पढ़ा किसके बराबर होता है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के, तो ये हो सकता है वीपी क्रॉस एम के बराबर। ये एक्सप्रेशन आपको बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन है उसमें ये वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव साइन आपको ये शो कर रहा है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो अट्रैक्टिव होती है नेचर। कैसे होती है वो, अट्रैक्टिव इन नेचर है। इस बात का मतलब क्या हुआ, अट्रैक्टिव इन नेचर, ग्रेविटेशन अट्रैक्टिव इन नेचर होने का मतलब क्या हुआ कि किसी ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी से गिवन पॉइंट में लाने के लिए वर्क इज डन बाय द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, दैट इज बाय द अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव बाय नेचर होने का मतलब ये है टू ब्रिंग अ बॉडी, इसका मतलब ये है टू ब्रिंग अ बॉडी, कहां से लाने के लिए, टू ब्रिंग अ बॉडी फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट पी, इंफिनिटी से पॉइंट पी पे लाने के लिए वर्क हैज बीन परफॉर्म्ड, किसने काम किया है। नेगेटिव होने का मतलब ये है कि इंफिनिटी से गिवन पॉइंट लाने के लिए वर्क इज बीइंग परफॉर्म्ड बाय ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ, बाय ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ। समझ के बात को, अब इस बात को समझिए। अब यहाँ पे आपको ये पता है कि u की वैल्यू क्या है, माइनस जी एम एम ओवर आर। u की वैल्यू कितनी है, माइनस जी एम एम ओवर आर। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं r को इंक्रीज करूंगा, r को इंक्रीज करूंगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगी,
आप इसको कुछ समझिए कितनी इंपॉर्टेंट लाइन है कि अब हमें पता है u इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर आर है, u इज इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर आर है। आप समझिए हुआ क्या, ये नेगेटिव साइन का आपने यहाँ पे ध्यान रखना है। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे मैं आर को क्या करूंगा, अगर मैं क्या करूंगा आर को मैं इंक्रीज कर रहा हूं तो क्या होगा, अगर मैं आर को इंक्रीज कर रहा हूं तो यू विल बिकम लेस नेगेटिव, नेगेटिव इंप्लाइंग यू विल इंक्रीज, यू में क्या होगा इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि -1 जो है -10 से बड़ा है। क्लियर होगी बात को, आई होप ये बात आपकी क्लियर होगी। और यही पे आपको एक बात और समझनी पड़ेगी, अगर मैं चेंजिंग पोटेंशियल एनर्जी की बात करूँ पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जा रहे हैं तो जी एम एम जो होता है वो वैल्यू हो जाती है R1 माइनस 1 बाय R2, जी एम एम 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, जब मैं उसे R1 से R2 पे लेके जा रहा हूँ। अब एक इसलिए है क्योंकि चेंजिंग U2 माइनस U1 होता है ना, तो माइनस माइनस करके प्लस हो जाता है, तो वो प्लस वाले साइन बाहर पहले आ जाती है, ठीक है। और इसी में अगर मैं डेल्टा यू की वैल्यू mgh कब होगी, mgh उसकी वैल्यू तब होती है कि जब मैं उसको एट अ डिस्टेंस एट हाइट h अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ लेके जाता हूँ, ठीक है। तो डेल्टा यू की वैल्यू mgh हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे है कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो आपको पता होनी चाहिए, कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, यह बातें आपको पता होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स की हम बात करते हैं, ठीक है। पहला चीज एट r ग्रेटर देन r, मतलब जब आपका डिस्टेंस जिस पे हो आप वो अर्थ के रेडियस से ज्यादा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ व्हेन r इज ग्रेटर देन r, ठीक है। उस केस में u इज इक्वल टू एम वी है, ये किसके बराबर होगा माइनस जी एम एम ओवर आर के बराबर होगा, पॉइंट नंबर 1 हो गया, ठीक है। व्हेन r इज इक्वल टू r तो u की वैल्यू होगी माइनस जी एम एम ओवर आर, मास ऑफ द अर्थ और m स्मॉल मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब समझना इस बात को, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझना इस बात को, द पोटेंशियल एनर्जी, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पॉइंट मास m, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट मास m at the center, at the center relative to the center of earth, at the center of earth relative to infinity, पॉइंट इंफिनिटी से, तो वो वैल्यू कितनी होगी u इज इक्वल टू एम वी सी विच विल इक्वल टू -3/2 जी एम एम ओवर आर। ये इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए, समझ के बात को, ये वैल्यू आपको डायरेक्टली याद होनी चाहिए। और आपको ये समझना है कि वी सी इज इक्वल टू 3/2 ऑफ वी एस, सरफेस पे जितना होता है उसका 3/2 टाइम्स होता है सरफेस से, विच इज इक्वल टू -3/2 जी एम ओवर आर। ये चीज आपको बिल्कुल टिप्स पे होनी चाहिए चीज आपकी, ठीक है, कि पोटेंशियल एट सेंटर वो -3/2 टाइम्स होता है सरफेस के। क्लियर होगी बात इतनी सी, चलिए आगे चलते हैं हम इसमें। नेक्स्ट टॉपिक आपके पास है रिलेशनशिप बिटवीन, अच्छा इसमें ना एक चीज आपको और ध्यान रखना है कि ये भी जो होती है ना इस तरह से ऐड करते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, आपके पास यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इन सब मासेस की वजह से एट पॉइंट एम नॉट वो क्या होता है इसके सम के बराबर होती है, सिंपल सम होता है। तो u इज इक्वल टू माइनस में बाहर लिखा जी एम नॉट ओवर m1 ओवर r नॉट 1। आई होप ये बात क्लियर होगी, आर नॉट 1 मतलब यहाँ से ये है आपका आर नॉट 1, ये है आपका आर नॉट 2, आर नॉट 3 एंड ये क्या है आपका आर नॉट 4, जी एम नॉट एम टू ओवर आर नॉट 2 प्लस ऐसे से करके एन तक चला जाता है, ठीक है। आई होप आपके पास ये बात क्लियर हो चुकी होगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास रिलेशनशिप बिटवीन
gravitational potential and gravitational field. Relation between gravitational potential, gravitational potential and ग्रेविटेशनल फील्ड। अब देखिए ये वही चीज है, रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिए बात को, चीजें सेम ही रहती हैं। तो यानी कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की अगर हम बात करें, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ठीक है, तो आपको यहां पे याद रखना है I इज इक्वल टू माइनस डीवी ओवर टी आर। आई क्या है यहाँ पे, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड, हम उसको वहां से डिनोट कर रहे हैं इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड से। तो आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी कि आई इज इक्वल टू माइनस डीवी ओवर डी आर हो जाता है। ठीक है, ये चीज जो डिराइव होती है, ये डिराइव होती है यहाँ से कि एफ वेक्टर इज इक्वल टू एम आई वेक्टर से। एफ वेक्टर क्या होता है आपका, बेसिकली क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो एम मास एम पे ड्यू टू प्लेस एट पॉइंट बी पे, अगर सपोज करो वहां पे आपने एम रखा है तो एम आई के बराबर होता है। क्योंकि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड की अगर हम बात करें उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी कैपिटल एम ओवर एक्स स्क्वायर। तो हम उसको वैसे लिख सकते हैं, देखिए ना आपका फॉर्मूला क्या बनता है, एफ इज इक्वल टू माइनस जी एम एम ओवर एक्स का स्क्वायर। तो ये वैल्यू अपने आप में किसके बराबर है, ये आई के बराबर है, तो आई इंटू एम, वहां से फॉर्मूला डिराइव हो जाता है। ठीक है, इसके बाद है आपके पास इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मासेस। इनर्शियल एंड ग्रेविटेशनल मासेस। ठीक है, ये टॉपिक से बस सिंपल आपको डेरिवेशन पता होना चाहिए कि इनर्शियल मास क्या होता है। इनर्शियल मास वो मास होता है जो डिफाइन किया जाता है बाय न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, और रिलेटेड होता है टू इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन। ठीक है, और इसको ये इक्विवेलेंट होता है कितनी फोर्स रिक्वायर्ड है इनिशियल यूनिट एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, और जो ग्रेविटेशनल मास होगा, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ द अर्थ से रिलेटेड होगा, उसको डिफाइन किया जाता है बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के साथ। समझ पा रहे बात को। इनर्शियल मास की अगर हम बात करते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, इनर्शियल मास जो होता है उसको मैं डिफाइन करता हूं बाय न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ से डिफाइन करते हैं। ग्रेविटेशनल मास जो होता है इसको मैं डिफाइन करता हूं बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से मैं इसको क्या करता हूं, डिफाइन करता हूं। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर है। ठीक है, इनर्शियल मास जो होता है वो किसको डिपेंड करता है, बेसिकली क्या है, इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन से रिलेटेड है, ये रिलेटेड है विद इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन, इनर्शिया ऑफ लीनियर मोशन। और ये ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल पुल के साथ रिलेटेड है, ग्रेविटेशनल पुल से रिलेटेड है। ठीक है, अब क्योंकि इनर्शियल मास है तो F इज इक्वल टू एम होगा, तो m इज इक्वल टू एफ ओवर ए होगा। तो यानी कि ग्रेविटेशन इनर्शियल मास को आप कैसे डिफाइन कर सकते हो, एज m इज इक्वल टू एफ ओवर ए। इसको डिफाइन कर सकता हूँ कि एज अ फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट एक्सेलरेशन इन यूनिट मास इन अ गिवन मास। वैसे आप ग्रेविटेशनल मास को वहां से डिफाइन कर सकते हो। एंड यू मस्ट रिमेंबर वन थिंग, कि आपको इनके बीच के डिफरेंसेस एंड कंपैरिजन और की वो चीजें हमको पता होनी चाहिए। बट अल्टीमेटली आपके पास निकल के क्या आता है कि इनर्शियल मास इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल मास आपके पास निकल के आता है। तो आपको इस चीज को समझना है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाला टॉपिक जो है हम पीछे करके आए हैं, तो आई होप आपको इसमें समझने में दिक्कत नहीं होगी। सो आई होप कि आप इस टॉपिक को, अगर आपको नहीं समझ आया हो तो आप वहां से कर लीजिए, और फिर भी समझ में ना आए, इफ यू वांट कि मैं करवाऊं तो बता दीजिएगा, मैं उसको आपके लिए करवा दूंगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास सैटेलाइट्स के बारे में बात करने वाले हैं। सैटेलाइट्स की अगर हम बात करने वाले हैं, अगर सैटेलाइट्स की अगर हम बात करते हैं तो सैटेलाइट को हम कैसे डिफाइन करते हैं, सैटेलाइट इज डिफाइंड एज एक ऐसी बॉडी होती है जो एक लार्जर बॉडी के चारों तरफ घूम रही होती है। ठीक है, दो तरह की सैटेलाइट्स होती है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स एंड नेचुरल सैटेलाइट्स। जो नेचुरल है, जो मतलब मैन मेड नहीं है, जो आर्टिफिशियल है वो मैन मेड है। ठीक है, तो आपके लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस एक बेसिक आइडिया चीजों का पता होना चाहिए, और साथ में एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ किसका, लॉन्चिंग ऑफ सैटेलाइट्स का। सपोज करो ये है सेंटर ऑफ अर्थ से, ठीक है, और आप हो एक पर्टिकुलर हाइट पे। ठीक है, आप यहाँ पे खड़े हो, इस पर्टिकुलर हाइट पे आप खड़े हुए हो, तो आप क्या करते हो, आप इस टावर पे खड़े हो यहाँ से। ठीक है, आपने क्या किया, चीजों को फेंकना शुरू किया।
आपने चीजों को फेंकना शुरू किया, पहले वो यहाँ पे गिरी, फिर आपने थोड़ी वेलोसिटी और दी, वो यहाँ गिरी, फिर थोड़ी वेलोसिटी आपने और दी, वो चीज यहाँ जाके गिरी, ठीक है। उसके बाद क्या हो कि आपने ऐसी वेलोसिटी से फेंकोगे कि वो अर्थ के उससे बाहर चला जाए या वो ऑर्बिट पे चला जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। या ये मान लो ये आप अब ये जो है यहाँ से आपने फेंका और सैटेलाइट जो है यहाँ पे आ गई, और ये क्या है, ऑर्बिट है, अर्थ की क्या है, ऑर्बिट है। तो इसको आप क्या बोलते हो, ऑर्बिटल स्पीड, कि हम उसको कितनी वेलोसिटी से फेंको कि वो ऑर्बिट पे पहुंच जाए, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड। अब हम क्या करने वाले हैं, अब बेसिक चीजों को हम डिराइव करने वाले हैं कि ऑर्बिटल स्पीड क्या होती है, उसको समझना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ये देखिए, अब ये डेरिवेशन है ना, ये सच एज सच आपके लिए क्या कहें, हाँ थोड़ी इंपॉर्टेंट तो है। अगर आप इसको एक ब्रीफ आउटलाइन देके आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आई होप आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। पहली चीज जो हम करने वाले हैं हम यहाँ पे, वो क्या है, ऑर्बिटल स्पीड। ऑर्बिटल स्पीड तो जो नाम ही सजेस्ट कर रहा है, the name is suggesting its definition कि amount of speed required to put a body in Earth's orbit, उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। अब आपको यहाँ पे एक चीज का ध्यान रखना है, ध्यान आपको यहाँ पे इस चीज का रखना है कि ऑर्बिटल स्पीड की वैल्यू होती है v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम ओवर स्मॉल आर। स्मॉल आर जो होता है वो r प्लस एच के बराबर होता है, यू मस्ट ऑलवेज रिमेंबर दिस, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, अब बहुत ध्यान से समझिएगा इस चीज को, देखिए जब मैं इस फॉर्मूले को ध्यान से देख रहा हूँ तो मुझे ये चीज समझ आ रही है कि ऑर्बिटल स्पीड जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट है किसके, इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ सैटेलाइट, मास ऑफ सैटेलाइट, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज, वीओ जो होगा वो डिक्रीज करेगा, ऑर्बिटल स्पीड जो भी क्या करेगी, डिक्रीज करेगी विद इंक्रीज इन आर, जितने आप ऊपर जा रहे हो, ठीक है। और वीओ जो है वो डिपेंड कर रहा है किसके ऊपर, ऑन एम, एम क्या है, मास ऑफ प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे आप हो, ऑफ प्लैनेट, एंड आर, आर क्या है आपका, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ, डिस्टेंस ऑफ, या इसको हम डिस्टेंस की जगह रेडियस ऑफ प्लैनेट कर देते हैं, रेडियस ऑफ प्लैनेट कर देते हैं। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी, ठीक है। इस चीज का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसका और बेसिक रिजल्ट याद करना है कि वी नॉट की वैल्यू जो होती है वो नियरली इक्वल होती है 7.92 किलोमीटर्स पर सेकेंड, कब, जब h इज वेरी वेरी लेस देन r, दैट इज व्हेन r प्लस h इज इक्वल टू r, मतलब आप अर्थ के बहुत क्लोज ऑर्बिट में आप घूम रहे हो तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो ये निकल के आती है, ठीक है। इसके बाद है टाइम पीरियड, सैटेलाइट को कंप्लीट रेवोल्यूशन करने में कितना टाइम लगता है उसको आप टाइम पीरियड बोल देते हो, ठीक है। इसमें बस आपको ये पता होना चाहिए टी की वैल्यू किसके बराबर होती है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड in one revolution over time taken, over टाइम टेकन, जितना वो करता है, टाइम टेकन सॉरी, टाइम तो हमें निकालना है, होगा ऑर्बिटल स्पीड, ओवर ऑर्बिटल स्पीड, ठीक है। जब आप पूरी कैलकुलेशंस करोगे, सब कुछ करोगे, सॉल्व करोगे, तब आपके पास टी की वैल्यू निकल के आएगी अराउंड रूट ऑफ 3 पाई आर प्लस एच होल क्यूब ओवर जी रो आर क्यूब, वेयर द टर्म्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग्स, ठीक है। फाइनली जब आपके पास पहुंच के जाते हो और यहीं पे अगर आप बोलोगे क्लोज टू अर्थ, जब आप क्लोज टू अर्थ होते हो तो आपकी वैल्यू होती है 84.6 मिनट्स, जब आर आर प्लस एच इज नियरली इक्वल टू आर होता है तब आपकी वैल्यू होती है 84.6 मिनट्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास एल्टीट्यूड के साथ उसकी वेरिएशन, वेरिएशन विद हाइट कितनी, सॉरी एल्टीट्यूड का वेरिएशन कितनी हाइट पे वो है अब द सरफेस ऑफ द अर्थ, वो टाइम पीरियड से निकल जाता है, आज की वेरिएशंस को आप वेरी करोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या था आपके साथ है, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बिकॉज एल की वैल्यू किसके बराबर होती है, एम वी आर, वी की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे यहाँ पे, तो एम इंटू आर इंटू अंडर रूट ऑफ जी एम ओवर आर, बस ये आपका एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आपका निकल के आ जाती है, ठीक है। इसको मान लो पॉइंट नंबर 1, ठीक। उसी तरह से अगर मैं हाइट आपके लिए बता ही दूं, हाइट कैसे निकालनी है ताकि आपको डाउट ना रहे, देखिए टी की वैल्यू किसके बराबर थी,
पी की वैल्यू जो थी आपके पास, जो फॉर्मूला था वो था 2 पाई r, क्योंकि टोटल डिस्टेंस का इतना ट्रेवल कर रही है ऑर्बिटल स्पीड। जब इस फॉर्मूला को अगर मैं थोड़ा अरेंज करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो आपके पास एक रिलेशन और निकल के आता है, 4 पाई स्क्वायर r प्लस एच का होल क्यूब ओवर आर स्क्वायर इंटू जी। ये कैसे आया? अगर आप यहाँ पे क्या करोगे, v की जगह पे रूट ऑफ जी एम ओवर पुट कर दोगे, और जी एम इज इक्वल टू जी आर स्क्वायर के बराबर हो जाता है। तो इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ से, तो यहाँ से आप एच के लिए सब्स्टिट्यूट करोगे। तो आई वुड प्रेफर कि आप यहाँ पे इस चीज को अगर सॉल्व करना चाहो, आपको सिर्फ एच की वैल्यू को कैलकुलेट करना, तो करने का तरीका क्या है कि आप पहले इन सब टर्म्स को उधर ले जाओ, फिर उसका 1/3 रूट ले लो और आंसर निकाल लोगे। ठीक है। फाइनली आपके पास जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस सब चीजों का, वो है आपके पास एनर्जी ऑफ सैटेलाइट। एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है। तो पहली चीज आपने क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट कर ली। यू की वैल्यू आपने कितनी कैलकुलेट की थी, -GMM/r। पॉइंट नंबर 1, ये है आपके पास पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी अगर मुझे कैलकुलेट करनी है, लेट अस सपोज काइनेटिक जो हम के से लिखते हैं, तो हम कैसे लिखेंगे, हाफ mv²। v की वैल्यू कितनी है, हाफ m रूट ऑफ gm ओवर स्मॉल r, r प्लस h, इसके बराबर होती है, यानी कि k की वैल्यू हो जाएगी gmm ओवर 2r। लेट दिस बी और काइनेटिक एनर्जी। आपको समझ में आ गई? यानी कि टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। मेक श्योर आप इस फॉर्मूले को याद रखें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखने में कुछ नहीं है, बट इसके बेसिस पे बहुत क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, तो आपके पास जो टोटल एनर्जी का एक्सप्रेशन निकल के आता है, वो निकल के आता है -GMM ओवर 2 ऑफ आर। इसी को मैं लिख सकता हूँ -GMM ओवर 2 ऑफ आर प्लस एच। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई होगी यहाँ पे, और ये चीज आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चीज का आपने ध्यान रखना है यहाँ पे। अब यहाँ से ना 2-3 रिजल्ट्स निकल के आते हैं। क्या? अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, तो पोटेंशियल एनर्जी यू इस पोटेंशियल एनर्जी की अगर हम बात करें, इस रिजल्ट्स को बहुत ध्यान से देखें, इस रिजल्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, रिजल्ट्स के कॉन्सिक्वेंसेस क्या है इस रिजल्ट के। देखिए कॉन्सिक्वेंसेस क्या है, अगर हम इसको बहुत ध्यान से देखते हैं, कि जो मैग्नीट्यूड है पोटेंशियल एनर्जी का, अगर नेगेटिव साइन को हम कंसीडर ना करें, वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी के मैग्नीट्यूड के बराबर। क्लियर होगी बात को? और दूसरी बात आपको ये पता होनी चाहिए, ये बात आपके लिए क्लियर होगी? ठीक है। और इसका बेसिक ग्राफ आपको पता होना चाहिए। ग्राफ इस तरह से होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव रहेगी तो इस तरह से, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी जो कि थोड़ी ज्यादा स्टीप बनेगी, ये है टोटल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो आपकी इस तरह से बनेगी, बाहर की तरफ थोड़ी कम। तो ये है आपकी पोटेंशियल, ये है आपकी टोटल, और ये है आपकी काइनेटिक। ये ग्राफ आपको आना चाहिए। ठीक है। फाइनली इस टॉपिक में जो सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट टॉपिक है, वो है बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। अब वर्ड को समझिएगा, यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या होती है। बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को रोके रखने की कितनी एनर्जी चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ सैटेलाइट। ठीक है। तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट क्या है, दो तरीके से समझा जा सकता है, कि एक है कि कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है किसी चीज को आप स्टेबली रोक सको, या इसको बोल सकते हो कि मैं कितनी एनर्जी अप्लाई करूं कि मैं सैटेलाइट को ऑर्बिट से बाहर निकाल दूं, ऑर्बिट से इन्फिनिटी पे भेज दूं, उसको होता है बाइंडिंग एनर्जी। और बाइंडिंग एनर्जी जो आपकी होती है, वो होती है नेगेटिव ऑफ किसका, नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी का। तो यानी कि बाइंडिंग एनर्जी इस केस में कितनी होगी, माइनस ऑफ टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी नेगेटिव में थी, तो कितनी थी, -GMM ओवर आर लेके चल लेते हैं, तो यानी कि बाइंडिंग एनर्जी आपके पास कितनी आएगी, बाइंडिंग एनर्जी आपके पास निकल जाएगी +GMM ओवर 2r। इस चीज का पे ध्यान रखना, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी नेगेटिव में नहीं आएगी, यहाँ बाइंडिंग एनर्जी प्लस में आएगी, क्योंकि माइनस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे यहाँ पे। क्योंकि आपको यहाँ पे ये चीज समझनी पड़ेगी, आपको ये फॉर्मूला आपको बिल्कुल याद होना चाहिए, बाइंडिंग एनर्जी इज नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी।
तो टोटल एनर्जी आपके पास पहले से नेगेटिव में है, तो नेगेटिव नेगेटिव एक दूसरे को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देंगे। एंड आई होप ये फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहेगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक फॉर्मूला है और यही चीज आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट में रहेगी, इंपॉर्टेंस में रहेगी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका GMM/2 of R+H। तो ये फाइनल रिजल्ट्स हैं जो आपको बेसिकली याद होने चाहिए और आपकी जो फॉर्मूला नोटबुक है उसमें ये रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए। ठीक है, आई होप ये बात आपके लिए क्लियर हुई यहाँ पे। ठीक है ना। और फाइनली जो आपका लास्ट टॉपिक है वो क्या है आपके पास, एक इसमें एस्केप स्पीड बच रही है और उसके बाद आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब बात आ जाती है जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स और पोलर सैटेलाइट्स। इनके बेसिक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ। जियोस्टेशनरी सैटेलाइट्स वो सैटेलाइट्स होती हैं जो अर्थ की ऑर्बिट के साथ साथ घूमती है, उसकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, ऑफ रोटेशन सेम होती है और जो सेम टाइम पीरियड में आपको मतलब हर जगह पे दिखा देगी। जितना आज 24 घंटे में घूमती है वो भी अर्थ के 24 घंटे में घूमेगी। आपको सिर्फ और सिर्फ इसके डेफिनेशंस पता होने चाहिए, 24 आवर्स में वो घूमती है वो पता होना चाहिए और इसका बेसिक थोड़ी बहुत एप्लीकेशंस आपको इसकी पता होना चाहिए। पोलर सैटेलाइट्स जो होती है जो पोल टू पोल घूमती है, ठीक है, इसमें आपको ये ध्यान रखने वाली बात है, ये थोड़े लोअर एल्टीट्यूड पे घूमती है, वो जो स्टेशनरी हायर एल्टीट्यूड पे घूमती है, अराउंड 36,000 किलोमीटर पे वो घूमती है। ठीक है, उसी तरह से जो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, पोलर सैटेलाइट्स जो होती है ना वो कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज नहीं की जाती, वो सिर्फ रिमोट सेंसिंग के लिए यूज की जाती है, क्योंकि आप पूरी अर्थ को एक ही सैटेलाइट से कवर कर सकते हो। समझ की बात को। तो ये बेसिक चीजें हैं, ये पता होनी चाहिए और साथ में आपको इसके यूजेस पता होने चाहिए। एंड फाइनली सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे यूनिट का आ जाता है जिसपे क्वेश्चंस बनते हैं, वो है आपके पास एस्केप स्पीड या फिर एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है कि वो वेलोसिटी में कितनी वेलोसिटी से किसी ऑब्जेक्ट को फेंकूं कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स से बाहर निकल जाए, वापस अर्थ पे ना गिरे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। एस्केप वेलोसिटी की जो वैल्यू निकल के आती है वो निकल के आती है √2gm/r, √2gm/r। इसमें आपको जो चीज ध्यान रखनी है √2gm/r, इसको मैं डिफरेंट डिफरेंट तरीके से भी लिख सकता हूँ। देखिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि gm/r² जो होता है स्मॉल g के बराबर होता है। दिस इंप्लाइज gm इज इक्वल टू gr² के बराबर होता है। तो अगर मैं इसको यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो एस्केप वेलोसिटी मेरे पास √2gr भी आती है और अगर इसको मैं डेंसिटी की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो एस्केप वेलोसिटी मेरे पास 8π√gr² की फॉर्म में भी आपके पास देखने को मिल जाती है। कुछ नहीं है, m इज टू 4/3πr³ इंटू रो पुट करना है। ये चीज क्या, यहाँ से अगर आपको इस चीज पे जाना है तो आपको m इज इक्वल टू 4/3πr³ इंटू रो पुट करना है, आप डायरेक्टली वहां पहुंच जाओगे। हो गई बात क्लियर। अब देखिए बहुत ध्यान से, अब इस पूरे फॉर्मूला को अगर मैं ध्यान से देखूं तो मुझे ये पता लग रहा है कि वीई जो है वो इंडिपेंडेंट है थीटा के, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। मतलब आप किसी भी एंगल से किसी भी ऑब्जेक्ट को फेंको, उसको एस्केप करने के लिए सेम ही एनर्जी की जरूरत होती है। दूसरा, एस्केप वेलोसिटी जो है अर्थ की वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। तीसरी चीज आपको यहाँ से ये पता लगती है कि वीई जो होती है वो डिपेंड करती है किसके ऊपर, ऑन मास ऑफ प्लैनेट, ऑन मास ऑफ प्लैनेट एंड इट्स रेडियस, प्लैनेट एंड रेडियस के ऊपर। ठीक है, तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे, चौथी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात पता लगती है कि आप उसको एक ऐसे वेलोसिटी से फेंक रहे हो, v ग्रेटर देन वीई है, ग्रेटर देन वीई है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, उसकी फाइनल वेलोसिटी v डैश इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ v² माइनस ve² के बराबर होगी। ठीक है, पांचवी इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें आपको देखने को मिलती है वो आपके पास ये है, अगर आपने क्या किया v इज लेस देन वीई है तब आपके पास दो ऑप्शन होती है। अब वो अब एस्केप तो कर नहीं रहे, अब आपके पास दो ऑप्शन है, एक या तो आप अर्थ पे वापस आ जाओगे या दूसरा आप किसी ऑर्बिट में चले जाओगे। तो ये चीज याद रखना, ऐसा नहीं है कि आपने वी लेस देन वी से फेंका तो वो अर्थ पे ही गिरेगा, वो किसी ऑर्बिट में जाके भी गिर सकता है। आई होप ये बात आपके लिए क्लियर होगी। ठीक है, फाइनली है वेटलेसनेस। वेटलेसनेस का मतलब ये होता है कि जब आपका वेट जीरो हो जाता है, जब जी की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है, मास तो जीरो होगा नहीं, तो उसको आप बोलते हैं वेटलेसनेस। आपको ग्रेविटी या आपको उस पर देखने को मिल, फ्री फॉल में देखने को मिल जाती है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके साथ जो है आपका ग्रेविटेशन वाला चैप्टर खत्म होता है। आई होप आपको चैप्टर अच्छा लगा होगा, आपको समझ में आया होगा। किसी भी टॉपिक में कुछ भी डाउट होगा तो मेक श्योर आप बताइए, और जहां जहां मैंने आपको कहा है कि जो जो चीजें आपकी इंपॉर्टेंट है, प्लीज मैं आपको अगेन मैं इंसिस्ट कर रहा हूँ, जब भी आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को पूरा देखें, चाहे 2x स्पीड पे देखें।
नो डाउट मैं मानता हूँ आपको आता ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट स्टिल 1 और 2x स्पीड पे देखें, कहीं ऐसा ना हो कि आप ऐसे पॉइंट को छोड़ के जाओ जो पेपर में पूछा जा सके। क्योंकि जब मैं आपका पिछला डाटा देख रहा हूँ यूट्यूब पे, जो मैक्सिमम बच्चों ने जैसे रोटेशन में रोलिंग का, रोटेशन का और ट्रांसलेशन मोशन में जब हम सेंटर ऑफ मास की बात करते हैं कि सेंटर उसका कितनी स्पीड से घूमेगा, मैक्सिमम बच्चों ने उसको स्किप किया हुआ है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस पे इस साल भी क्वेश्चन आया था और नेक्स्ट ईयर भी हो सकता है उसमें से क्वेश्चन आए, और आप वो स्किप करके जा रहे हो, तो मेक श्योर आप वो चीज ना करो। एटलीस्ट फर्स्ट रीडिंग में फर्स्ट टाइम जो है आप इस वीडियो को पूरा देखें, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप ये करेंगे, एंड मेक श्योर दैट यू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू सपोर्ट माय वर्क। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो मेक श्योर आप ये करें, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच। अब आपसे कल मिलेंगे ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस के साथ। तो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कुछ भी डाउट्स होंगे तो प्लीज बताइए। इसी के साथ बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।